आज हम बात करने वाले हैं द प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में। एंड आज तक इस टॉपिक पर मैंने कभी इतना डिटेल्ड सेशन, इन डेप्थ सेशन कभी भी नहीं लिया। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आज तक ऐसा सेशन आपने कहीं पर भी, इंटरनेट पर भी, यूट्यूब पर भी, गूगल पर भी, कहीं पर भी, किसी भी मीडियम में अटेंड नहीं किया होगा। बहुत सारे लोग अपने पेड कोर्सेज में भी इन सब चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करते, नहीं कर पाते ऑल्सो। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। एंड आई एम टेलिंग यू, आई प्रॉमिस यू, इट विल चेंज द वे यू थिंक, द वे वी थिंक, जिस तरह से हम सोचते हैं अपनी हेल्थ के बारे में। ठीक है, और मुझे आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू एंड आई एम श्योर हम सब लोग जो भी आज इसको देख रहा है, हम सब लोग अपनी हेल्थ पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये कहीं ना कहीं ये जान रहे हैं कि हमें अपनी हेल्थ पर बहुत सारा काम करने की जरूरत है। और कुछ ऐसे एरियाज ऑफ लाइफ है जहां पर हम बहुत सारा चाह कर भी काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसीलिए ना मैंने बोला कि जब आप इसको अटेंड कर रहे हो, इस सेशन को जब आप अटेंड करने के लिए बैठ रहे हो, प्लीज ऐसी सोच के साथ बैठो कि यू आर हेयर फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स। आप 2 घंटे के लिए यहीं पर हो और कहीं नहीं जाओगे। आराम से बैठकर पेपर पेन लेकर नोट्स बनाकर इस सारी चीजों को नोट कर, क्योंकि मैं बिफोर आई एक्चुअली एक्सप्लेन, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूं। वो एक एक्सपेरिमेंट के साथ करेंगे। सब लोग 1 मिनट के लिए फटाफट से अपनी आंखें बंद कर लीजिए, जल्दी से, सब लोग जल्दी से। ये तभी काम करेगा जब आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओगे इसमें। अब इमेजिन करो आपके सामने ना एक येलो लेमन है, पीले रंग का नींबू। इमेजिन करो, एकदम फ्रेश, एकदम जूसी, एकदम शाइनी, बिल्कुल चमक रहा है। उसे हाथ में उठाओ, उसका वजन देखो, उसका शेप देखो, महसूस करो, राउंड है, ठंडा है थोड़ा सा। उसको नोज के पास लाके उसको सूंघना, स्मेल करना उसको, बहुत सही। अब एक चाकू लो, उसकी स्लाइस काटो बीच में से, उसका जूस टपक रहा है जब आप उसको काट रहे हो। अब उसकी कटी हुई स्लाइस को छोटी सी काट लेना, अपनी टंग पे रखो। टंग पे रखा, आंखें खोलो। अब ऑनेस्टली बताओ, कितने लोगों के मुंह में पानी आया? हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट इट? ठीक है, आया पानी, करेक्ट है, मुंह में पानी आया। ये हुआ क्या? यहाँ कोई लेमन नहीं था, सिर्फ एक थॉट था, सिर्फ मेरे वर्ड्स, लेकिन आपकी बॉडी ने उसको रियल समझा, उसका फिजिकल रिस्पॉन्स दिया। हमारे जो सलाइवा ग्लैंड्स होते हैं एक्चुअली में एक्टिवेट हुए। ये प्लेसिबो का सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल डेमो है कि जो यहां हो रहा था ना, हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करने लगती है। और अगले 2 घंटे में एग्जैक्टली हम यही एक्सप्लोर करने वाले हैं कि हमारा मन और हमारा शरीर कैसे इतने डीपली जुड़े हुए हैं। आप अपनी रियलिटी हर सोच के साथ कैसे क्रिएट करें, और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको कॉन्शियसली कैसे यूज करें ताकि हम हील हो सके और ट्रांसफॉर्म हो सके। इसके बारे में बात करने वाले हैं। और जैसे मैंने डिस्कस किया, आई हैव रेड मल्टीपल बुक्स ऑन द सब्जेक्ट। एक प्लेसिबो इफेक्ट एक बहुत बेहतरीन किताब है, एक बिहेव बहुत अच्छी किताब है, हाउ नॉट टू डाई एक बहुत अमेजिंग किताब है, कॉल्ड सुपर गट, ये बहुत अच्छी किताब है। ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, जॉ डिस्पेंजा की किताब है। बिकमिंग सुपरनैचुरल एक बहुत अच्छी किताब है। माइंड गट कनेक्शन बहुत अच्छी किताब है। बिल्कुल काफी सारी किताबों के रेफरेंस लेकर ये पूरा सेशन आज डिलीवर करेंगे। ठीक है, एंड आपको ये रियलाइज हो जाएगा, जितने भी डॉक्टर्स होंगे या जो साइंस स्टूडेंट होंगे, आपको तो बहुत आसानी से कनेक्ट होगा और बाकी सबको साइंस सुनने को मिलेगी, रियलिटी समझने को मिलेगी। तो कोई टेंशन नहीं आएगी, इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जो हमने अभी देखा वो था लेमन के साथ एक्सपेरिमेंट को, स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन। अब ये डिटेल में समझते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट होता क्या है, एक्चुअली में होता क्या है। आई एम श्योर अबाउट इट। जब आपने लेमन को देखा तो ये जब हमारा सलाइवा ग्लैंड जब एक्टिवेट होने लग जाते हैं, मुंह में पानी आने लगता है, तो हमें पता ही नहीं होता। अब ये सोचो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी बॉडी सिर्फ रियलिटी पर रिएक्ट नहीं करती, हमारी परसेप्शन पर रिएक्ट करना शुरू करती है, हमारी सोच पर रिएक्ट करना शुरू करती है, बिलीफ पर रिएक्ट करती है। अब मैं आपको ले जाता हूं इस पूरी साइंस के अंदर, और सबसे पहले हम एग्जैक्टली समझेंगे कि जो प्लेसिबो इफेक्ट का जो बारीक डिटेल में ये होता कैसे, थ्योरी कैसे काम कर रही है। और ये कोई नई थ्योरी नहीं है, ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई स्पिरिचुअल थॉट नहीं है कि सोचो और अपने आप हो जाएगा। ये हार्ड कोर साइंस, डेकेड्स ऑफ रिसर्च, जर्नल पब्लिश हुए हैं दुनिया भर में, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने, वर्ल्ड के टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूशन ने इस पर स्टडी किया। और जब आप यहां पर, मैं कुछ अभी स्टोरी शेयर करूंगा, मुझे पक्का यकीन है आप ना अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपनी सोच को बिल्कुल एक नए नजरिए से देखने लगोगे आज के सेशन के बाद। ये बहुत समझ में आएगा। तो सबसे पहले इस शब्द को, इस वर्ड को समझते हैं, प्लेसिबो। ये कहां से आया? ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग है आई शैल प्लीज, मैं खुश करूंगा, मैं खुश रखूंगा। पुराने जमाने में जब कोई पेशेंट मेडिसिन के लिए जिद करता था और डॉक्टर को लगता था यार एक्चुअली इस पेशेंट को ना मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है, तो डॉक्टर उसे ना एक शुगर की मीठी गोली देते थे और बस पेशेंट को खुश करने के लिए, मेंटली सेटिस्फाई करने के लिए वो देना पड़ता था उनको। इसलिए नाम पड़ा प्लेसिबो, यानी कि खुश करने वाली गोली। लेकिन यहां से एक बहुत इंटरेस्टिंग जो कहानी शुरू होती है, डॉक्टर ने नोटिस करना शुरू किया कि यार
ये शुगर पिल ना, इस शुगर पिल से पेशेंट सच में ठीक हो रहे हैं। इसका तो मतलब आप भी समझो कि इसका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन है ही नहीं, कोई मेडिसिन एक्चुअली अंदर जा ही नहीं रही है, अंदर कुछ है ही नहीं, फिर एक्चुअली हीलिंग हो कैसे रही है? अब ये सवाल एक्चुअली जब मॉडर्न प्लेसिबो रिसर्च जब शुरू हुआ, यहां से उसका बेस स्टार्ट हुआ। तो आज की डेफिनेशन जो साइंस पूरी तरह से एक्सेप्ट करती है, वो प्लेसिबो इफेक्ट को एक जेन्युइन मेजरेबल फिजियोलॉजिकल चेंज मानती है, जो बिलीफ, एक्सपेक्टेशन और मीनिंग की वजह से ट्रिगर करता है। अब नोटिस कीजिए कि मैं एक्चुअली क्या बोल रहा हूं, समझना इसको। मैंने बोला जेन्युइन मेजरेबल, इसका मतलब क्या? ये इमेजिनेशन नहीं है, आप इसको प्रॉपरली मेजर करते हो टेस्ट के जरिए, प्रॉपरली। मतलब आप ये सोचो कि आप सोचते हो कि आप ठीक हो गए, ये वो थॉट नहीं है कि मैं बोल रहा हूं आई एम गुड, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड, ये वो बात है ही नहीं। ये इसके जो रिजल्ट है, प्लेसिबो के इफेक्ट के जो रिजल्ट है, वो एमआरआई स्कैन्स में दिखते हैं, ब्लड टेस्ट में दिखते हैं, ब्रेन में रियल केमिकल रिलीज होते हैं, रियल हीलिंग होती है। इसका बस मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है, जो हमें स्कूल में पढ़ाया नहीं गया। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्लियर करनी, प्लेसिबो का मतलब फेक नहीं है। ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है दुनिया में। लोग सोचते हैं अरे प्लेसिबो का मतलब तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ इमेजिनेशन ही थी। एक्चुअली नहीं, बॉडी में रियल केमिकल चेंज होते हैं, रियल पेन रिलीफ होता है, रियल जो ट्यूमर होते हैं ना वो श्रिंक हो जाते हैं। बस ये कि जो दवाई है वो बाहर से नहीं आई है, वो अंदर से आई है। वो मैं बताऊंगा कैसे हुआ है, कैसे होता है वो। आप थोड़ा सा ना ये सेंटेंस अपने माइंड में प्लीज बैठा लो कि हमारे अंदर ना एक फार्मेसी है ऑलरेडी, एक पूरा मेडिकल स्टोर हमारी बॉडी के अंदर है, और इस फार्मेसी की जो चाबी है वो है हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा बिलीफ। और ध्यान से सुनना, अभी मैं एक दो कुछ कहानियां शेयर करूंगा और आप यू विल से कि ये क्या चल रहा है। पहली स्टोरी, हेनरी बीचर, 1944, बहुत इंपॉर्टेंट। 1944 का साल था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इटली में एक बैटलफील्ड हॉस्पिटल था, जो इंजर्ड सोल्जर्स होते हैं उनको लेके जाए। अब आप ये वहां एक अमेरिकन एनेस्थोलॉजिस्ट था, नाम है हेनरी बीचर, हार्वर्ड के डॉक्टर, ब्रिलियंट माइंड, वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट। ये आदमी रोज जो सोल्जर जिनको चोट लग जाती थी उनको देखता था, बुलेट लगी हुई है, लोगों को बॉम्ब लगे हुए हैं, ठीक है, लोगों के हाथ पैर कट चुके हैं, निकल चुके हैं, ठीक है, और उनको ना पेन रिलीफ के लिए मॉर्फिन दी जाती थी। और उस जमाने में मॉर्फिन वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट पेन किलर। अब एक दिन क्या होता है, मॉर्फिन का जो स्टॉक है वो खत्म हो जाता है, और ये वॉर जोन है, ठीक है, वॉर जोन है, सप्लाई बिल्कुल कट हो चुकी है, नया स्टॉक कब आएगा ये बिल्कुल नहीं पता है, और सामने उनके ना एक बहुत सीरियस सिचुएशन में, सीरियस कंडीशन में एक सोल्जर आ जाता है। अब उसकी सर्जरी होने वाली है, और अगर उसे पेन रिलीफ नहीं मिला तो वो शॉक से भी मर सकता है। अब एक नर्स के पास एक आइडिया आता है, वो क्या कहती है, वो एक सलाइन सॉल्यूशन बनाती है। मतलब एक सॉल्ट वाटर, नमक और पानी, ठीक है, सॉल्ट वाटर बनाया उन्होंने, नमक और पानी को दोनों को मिला के, और उसको सिरिंज में भरा और सोल्जर को इंजेक्ट कर देती है, और उसे कॉन्फिडेंटली बोलती है कि भैया ये स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्फिन है। सोल्जर को पूरा बिलीफ होता है कि भाई ये पेन किलर मिल गया है। और सरप्राइज की बात वहां क्या होती है, वो सोल्जर बिल्कुल काम हो जाता है, उसका पेन रिड्यूस हो जाता है, हार्ट रेट नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है, सर्जरी बिल्कुल 100% सक्सेसफुल होती है बिना किसी शॉक के। अब बीचर जो डॉक्टर है भाई, वो ये देख के बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं। वो सोचते हैं भाई ये हुआ क्या है, सॉल्ट वाटर से पेन गया कैसे। जब वो वॉर खत्म हुई उसके बाद वो हार्वर्ड वापस आते हैं और अपनी पूरी रिसर्च इसी चीज पर लगा देते हैं। 1955 में एक हिस्टोरिक पेपर पब्लिश होता है जिसका नाम होता है द पावरफुल प्लेसिबो। ये सब आप गूगल कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। उस पेपर में 15 डिफरेंट स्टडीज को एनालाइज किया गया, और उससे पता चलता है कि एवरेज 35% लोगों पर प्लेसिबो का इफेक्ट रियल होता है, और उसे जब टेस्ट कराए गए, एमआरआई कराए गए, वो मेजरेबल रिलीफ मिलता है, और वो साइंटिफिकली मेजर किया जाता है। यानी कि डिफरेंट कंडीशन में पेन है, एंजाइटी है, नोजिया है, कफ है, मतलब सोचो पोस्ट सर्जिकल रिकवरी भी है, इन सब में उनको लोगों को रिलीफ मिला। तो मॉडर्न प्लेसिबो रिसर्च का जन्म हुआ एक बैटलफील्ड से। सोचो एक इमरजेंसी सिचुएशन में जब एक नर्स ने सिर्फ पानी इंजेक्ट किया और सोल्जर का पेन एब्सोल्युटली गॉन। अब यहां से दुनिया बदलना शुरू हो गई, यहां से मॉडर्न मेडिसिन ने उसको मानना पड़ा कि कुछ तो है जो माइंड और बॉडी के बीच में काम कर रहा है, जो हम बहुत सालों तक समझ ही नहीं पाते। एक और स्टोरी सुनाता हूं, बहुत बहुत अच्छी स्टोरी है ये भी, मिस्टर राइट। ओके, मिस्टर राइट की, ठीक है। अब एक बहुत सिंपल है, लेकिन आप समझोगे और आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा यार ये तो क्या सही चीज चल रही है, ठीक है। मतलब आप हो सकता है आप में से कुछ लोग शॉक भी हो जाए, और मुझे पक्का यकीन है कि ये जो स्टोरी है आप जिंदगी भर याद भी रखोगे। 1957 में क्या हुआ था, 1957 में अमेरिका में एक आदमी जिनका नाम था मिस्टर राइट, ठीक है, उनको लिम्फोसार्कोमा था, ठीक है। ये बेसिकली बहुत एग्रेसिव कैंसर होता है। अब ये पूरी बॉडी में इससे ट्यूमर होते हैं, इसमें पूरी बॉडी में ट्यूमर होता है। अब इसमें नेक में भी ट्यूमर था, चेस्ट में भी ट्यूमर था, आर्मपिट में भी ट्यूमर था, ठीक है। अब ट्यूमर इतने बड़े थे, वो ऐसा लिखा गया कि ऑरेंज साइज के, मतलब संतरे के साइज के ट्यूमर थे उनके बॉडी के कितने हिस्सों में।
डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिया। अब ये देखना, मतलब मैंने स्टडी को पढ़ा ना, मैं बिल्कुल शॉक हो गया, बिल्कुल शॉक है कि कैसे प्लस माइनस हो रहा है, वो आप समझना इसको ध्यान से सुन के, ठीक है। डॉक्टर ने भैया हाथ खड़े कर दिए, बिल्कुल बोला कि भाई ये कुछ ही हफ्तों की बात है, घर ले जाओ इनको, और इनको भैया आराम से मर सके तो इनको उस तरह से घर में थोड़ा इनका ख्याल व्याल रखो, बस फैमिली के साथ वक्त बिताओ। अब मिस्टर राइट ने एक हॉस्पिटल बेड पे, मतलब आप ये सोचो कि हॉस्पिटल बेड पे थे वो, ठीक है। अब डॉक्टर ने मिस्टर राइट को बोल दिया कि ऐसे ऐसे है। अब ऑक्सीजन मास्क उनको लगा हुआ था, हर दिन वो कमजोर हो रहे थे, मरने की तैयारी हो रही थी। लेकिन एक दिन एक न्यूज मिलती है, डॉक्टर कोई एक्सपेरिमेंटल ड्रग टेस्ट कर रहे थे, ठीक है। नाम था क्रीबायोजेन, ठीक है, KRE बायोजेन, ठीक है। और मिस्टर राइट बिल्कुल अब जिद पकड़ लेते हैं कि भाई मुझे तो ये ड्रग चाहिए ही चाहिए, मुझे ये मेडिसिन चाहिए ही चाहिए, मुझे पक्का यकीन है कि भाई मैं इस मेडिसिन को मैं लूंगा तो मैं 100% ठीक हो जाऊंगा। तो रूमर फैली वहां पर कि भाई ये मेडिसिन चल रही है, ऐसा ऐसा हो सकता है, रिकवरी हो सकती है। अब उनके जो डॉक्टर थे, डॉक्टर ब्रूनो, ठीक है, डॉक्टर ब्रूनो, पहले उनको बिल्कुल मना कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअली रूल क्या था कि जिन पेशेंट्स को उनको महसूस होता है कि यार इनकी जो लाइफ है ना 3 महीने या उससे ज्यादा है, तो उन पेशेंट्स पर ये एक्सपेरिमेंट करना है, उससे पहले नहीं करना। जिनकी इससे कम है, 1 हफ्ता 10 दिन के लिए जीवन बचा हुआ है जिनका, उनको नहीं कर सकते क्योंकि रिकवरी नहीं है उनकी। जिनका 3 या प्लस होगा तो होगा। अब ये रूल था, लेकिन वहां पर भैया मिस्टर राइट भाई पीछे पड़ जाते हैं, और कि भैया क्योंकि उनके पास एक्चुअली वक्त भी नहीं था, लेकिन उनको वो इतनी जिद करते हैं, इतना फेथ दिखाते हैं, फाइनली डॉक्टर मान जाते हैं। ऐसा होता है कि फ्राइडे को क्रेबायोजेन का फर्स्ट इंजेक्शन देते हैं, और जो उसके डॉक्टर होते हैं वो वीकेंड के लिए घर चले जाते हैं। मंडे को आते हैं तो वो सोचते हैं यार मंडे तक तो भैया मिस्टर राइट मर चुके होंगे। मंडे सुबह जब हॉस्पिटल वो आते हैं, वो इतना सरप्राइज होते हैं, वो देखते हैं कि जो मिस्टर राइट है भाई वो तो बेड से उठे हुए हैं, मस्त नर्स वर्स के साथ अच्छे से हंस खेल के बात कर रहे हैं, और जो उसके जो ट्यूमर का जो साइज है, जो हम बोल रहे थे ऑरेंज साइजेस के ट्यूमर थे, वो इट वाज लाइक मेल्टेड लाइक अ स्नोबॉल, मतलब बर्फ की तरह वो पिघल चुके थे, जैसे बर्फ को गर्म तवे पे रख देते हैं, बिल्कुल इस तरह से। ये दीज आर द स्टेटमेंट उन्होंने वहां पर वो स्टेटमेंट दिया, मेल्टेड लाइक अ स्नोबॉल ऑन अ हॉट स्टोव। ये सोचो, ये महीनों में नहीं हुआ, ये कुछ दिनों में, मतलब आप ये समझो ये 3 से 4 दिन के डिफरेंस पर हुआ। मिस्टर राइट रिकवर हो जाते हैं, घर चले जाते हैं, अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। वो एक पायलट थे तो वापस से वो प्लेन उड़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल कैंसर फ्री है, सब कुछ मस्त चल रहा है। 2 महीने बाद क्या होता है सोचो, अब ये समझना, ध्यान से सुनना। 2 महीने बाद क्या होता है, न्यूज़ पेपर में एक न्यूज आती है कि जो क्रेबायोजेन है ये बिल्कुल भी ना क्लिनिकली ट्रायल इसके फेल हो चुके हैं, ये बिल्कुल फर्जी मेडिसिन है, ये इसके रिजल्ट आते हैं। ये ड्रग एक्चुअली में उतनी इफेक्टिव थी नहीं जितना लोग सोच रहे थे। नेशनल न्यूज में छप जाती है, मिस्टर राइट ये न्यूज पढ़ने शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो ये न्यूज देखते हैं, उनके जो ट्यूमर है वो वापस आने लगता है मिस्टर राइट के, सेम साइज, सेम लोकेशन, बॉडी वापस से हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन में, डाइंग स्टेट में। और ये पूरी स्टडी है ये। अब डॉक्टर को लगता है यार ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। अब वापस से जो उसके डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर वापस से एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचते हैं। उनको कहते हैं कि यार, वो मिस्टर राइट को बोलते हैं कि यार ये जो न्यूज आई थी ना ये गलत थी, ये न्यूज ही, अब देखो, अब आप समझना कि क्या चल रहा है। ये न्यूज एक्चुअली में गलत थी। एक्चुअली में जो अब क्या हुआ, जो वो थोड़ी इफेक्टिव थी, कम इफेक्टिव थी, उतनी इफेक्टिव नहीं थी। अब इसका इंप्रूव्ड डबल स्ट्रेंथ क्रीबायोजेन मिली है, और ये वाली 100% काम करेगी। वो डॉक्टर बोलते हैं भाई मुझे विश्वास करो, और उसको वापस एक इंजेक्शन लगा देते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, वो सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर होता है, कुछ भी नहीं होता। मिस्टर राइट के ट्यूमर फिर से पिघलते हैं, फिर से पिघलना शुरू, और उसका बिलीव वापस आता है कि अब मैं रिकवर हो जाऊंगा। फिर से वो उस कैंसर से बाहर निकलकर घर तक के लिए डिस्चार्ज होते हैं, वापस से फ्लाई करने लगते हैं। 2 महीने बाद, अब ये सोचना, 2 महीने बाद वापस से अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में एक उसकी जो टॉप बॉडी होती है, उसी के ऊपर एक वापस से रिसर्च देती है कि जो क्रीबायोजेन है इज वर्थलेस, ठीक है। इसमें लिखा गया क्रीबायोजेन इज वर्थलेस, इट हैज नो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, इट्स अ कंप्लीट फ्रॉड। ये स्टेटमेंट है जो मैंने अभी एग्जैक्टली पढ़ी आपके लिए, ठीक है। मिस्टर राइट ने ये अनाउंसमेंट पढ़ ली, और 2 दिन के बाद वो मर जाते हैं। विदिन 2 days ही डाइड। सेम कैंसर, सेम बॉडी, सेम ट्यूमर। क्या चेंज हुआ, सिर्फ बिलीफ चेंज होने से बॉडी चेंज हो गई। सोचो, बायोलॉजी चेंज हो गई। अब ये केस जो स्टडी था, जो डॉक्टर ब्रूनो, जो इसके डॉक्टर थे, ने जर्नल ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में 1957 में पब्लिश किया। सोचो, ये इमेजिनेशन नहीं है, ये फुली डॉक्यूमेंटेड मेडिकल केस है। आज भी मेडिकल स्कूल में इसको पढ़ाया जाता है दुनिया भर के। अब 1 मिनट के लिए रुक के सोचो आप सब लोग, अगर बिलीफ से एक आदमी एडवांस कैंसर ट्यूमर को पिघला सकता है, तो आपके बिलीफ आपके छोटे छोटे पेन, छोटी छोटी चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी, बीमारी के साथ क्या कर सकता है। और ये सवाल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जो बिलीफ है, ठीक है, आपके बिलीफ आपको पॉजिटिव चीजें तो दे सकते हैं, लेकिन नेगेटिव बिलीफ आपके साथ क्या सब कर सकते हैं, ये भी सोचा कभी। इस वक्त, इस मोमेंट में आपके अगर कोई भी नेगेटिव बिलीफ
हाईली चल रहा है तो वो क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं नोसीबो। हम नोसीबो इफेक्ट के बारे में ही बात करेंगे इसके बाद। नोसीबो इफेक्ट को डिटेल में समझोगे आप आज कि कैसे पॉजिटिव चीजें तो हो ही सकती हैं, तो और नेगेटिवली कैसे चीजें इंपैक्ट हो रही है हमारे पास। ठीक है, थर्ड स्टोरी मैं सुनाता हूं इसके ऊपर। ईयर 2002, ठीक है, टेक्सास में, अमेरिका, एक बहुत रिस्पेक्टिव ऑर्थोपेडिक सर्जन है, डॉक्टर ब्रूस। ठीक है, डॉक्टर ब्रूस। और जितने भी मैं एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, यू कैन गूगल इट, यू कैन डू द रिसर्च। ओके, ये आदमी जो हॉस्टन रॉकेट्स, ये एनबीए बास्केटबॉल जो टीम होती है उसके ऑफिशियल टीम के सर्जन होते हैं। ठीक है, हॉस्टन। ठीक है, अब ये जो हॉस्टन होते हैं, अब ये सर्जन होते हैं, अब टॉप ऑफ हिज फील्ड। अब रोज एक सर्जरी वो करते थे। ठीक है, आर्थ्रोस्कोपिक नी सर्जरी। जिन लोगों के घुटनों में आर्थराइटिस होता है उनकी की होल सर्जरी होती है। आई डोंट नो अब कैसी होती है, बट जहां ये मेंशन किया गया वहां ये बताया गया। छोटे छोटे कट लगकर अंदर कैमरा डाला जाता है, जॉइंट को क्लीन किया जाता है, डैमेज टिश्यू को निकाला जाता है। अमेरिका में हर साल ऐसा कहा जाता है कि करीब करीब 6.5 से 7.5 लाख लोग इसको करवाते हैं। ठीक है, अब उनके जो हॉस्टन थे उनके मन में एक सवाल आया। वो सोचते हैं कि यार मुझे लगता है कि ये शायद इस सर्जरी का, उनको ऐसा फील हुआ, इस सर्जरी का फायदा जो है एक्चुअल मैकेनिकल फिक्स से हो ही नहीं रहा है, कि जो ये अंदर डाल के इसको किया जा रहा है ना, इससे कुछ एक्चुअली हो नहीं रहा है, इससे लोग रिकवरी इस वजह से नहीं कर रहे हैं। उनका डाउट था कि ये बेसिक जो रिकवरी है ना, इट इज फ्रॉम द बिलीफ। पेशेंट को लगता है ऑपरेशन हुआ है, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, और वो ठीक हो जाता है। अब वो एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं। ठीक है, बिल्कुल रैंडम ट्रायल प्लान करते हैं। 180 पेशेंट्स, 180 पेशेंट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, 60-60-60। ग्रुप 1 को क्या करते हैं, एक्चुअल सर्जरी की जाती है, उनका नी खोलते हैं। ठीक है, और उसके जो अंदर के जो सारे जो डैमेज होती है उसको प्रॉपर्ली क्लीन करते हैं। ग्रुप 2 के साथ क्या किया, पार्शियल सर्जरी, सिर्फ अंदर रिंस किया, कुछ भी फिक्स नहीं किया, खोला, रिंस किया, क्लीन किया, बट किसी भी चीज को निकाला नहीं। एंड ग्रुप 3 को क्या किया, इसको बोलते हैं शैम सर्जरी, SHAM, शैम सर्जरी, बिल्कुल फेक। पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, सर्जन घुटनों पर 3 छोटे छोटे कट बना देते हैं काटने के लिए। कट अंदर डीप नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए कट बनाते हैं, ताकि सिर्फ निशान रहे, अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं जाता, कुछ नहीं होता। फिर पेशेंट को जगाकर कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, भैया जो आपकी सर्जरी थी बिल्कुल एब्सोल्युटली सक्सेसफुल हुई है, सब ठीक है, और आप अब 100% रिकवर हो जाओगे। अब ये स्टडी जो थी, ये स्टडी छपी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में, और ये दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस, देखो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं, दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस मेडिकल जर्नल है ये। रिजल्ट क्या निकला पता है आपको, तीनों ग्रुप्स इक्वली इंप्रूव हुए, इक्वली। 2 साल तक उनके साथ फॉलोअप किया गया। जिन लोगों की रियल सर्जरी हुई थी वो उतने ही ठीक हुए जितने लोगों की या तो फेक सर्जरी की गई थी, बस खोल के थोड़ा सा उनको रिंस किया गया था, या शैम सर्जरी की गई थी, यानी कि कट लगाए थे बस ऊपर से। सेम रिकवरी रेट था सबका। अब सबसे माइंड ब्लोइंग बात है, शैम सर्जरी वाले कुछ पेशेंट ने बाद में इंटरव्यू में कहना शुरू किया कि भैया डॉक्टर को, कि डॉक्टर भाई यू हैव चेंज्ड माय लाइफ, आपने हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदली। मैं पहले ठीक से चल नहीं पा रहा था, अब मैं भैया दौड़ भी पा रहा हूं, मैं गोल्फ भी खेल पा रहा हूं, गार्डन में काम भी कर पा रहा हूं, मैं उठ भी पाता हूं, बैठ भी पाता हूं। उनके घुटने में एक्चुअली कुछ हुआ ही नहीं था, सिर्फ 3 छोटे एक्सटर्नल कट लगाए गए, लेकिन उनका दिमाग पूरी तरह से मान चुका था भैया सर्जरी हो चुकी है, और बॉडी ने वही रिस्पॉन्स देना शुरू किया। इस स्टडी ने मेडिकल वर्ल्ड में भैया पूरा हिला दिया, पूरी स्टडी ने, क्योंकि इंप्लीकेशन के बारे में आप सोचो, दुनिया भर में करोड़ों लोग ऐसी सर्जरीज करवा रहे हैं जो शायद मैकेनिकल इफेक्ट से काम नहीं कर रही है, बिलीफ की वजह से काम कर रही है। देखो बहुत सारी केसेस में जेन्युइन होता है, जरूरत पड़ती है, बट बहुत सारी केसेस में शायद ना हो। हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी पावरफुल है कि उसे बस हीलिंग का सिग्नल चाहिए, फिर वो अपना काम खुद कर लेती है। 4th स्टोरी सुनना, मतलब ये जो कहानी है ना, मतलब आप ये समझना, आपको ये लगेगा कि यार ये चीजें ना कैसे हो रही हैं। ठीक है, आप सोच रहे होगे, लेकिन ये सोचो, ये सब तो तभी काम कर रहा है जब पेशेंट को पता ही नहीं है कि ये फेक है। करेक्ट है, पेशेंट को नहीं पता है। तो प्लेसिबो का मतलब क्या है कि डॉक्टरों को पता है ये बेकार की चीज है, लेकिन पेशेंट को नहीं पता है। अब अगर उसे पता चल जाए तो ये काम करेगा या नहीं करेगा, ये समझो। ये हमने सबने माना सालों तक कि भैया अगर ये प्लेसिबो को तो लोगों ने मानना शुरू कर दिया, बट प्लेसिबो को बता दिया जाए तो, इवन ये सोचो कि टॉप डॉक्टर से मानने लगे। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट ने ये बोलना शुरू किया और ये अजम्पशन भी तोड़ना शुरू किया। ठीक है, इनका नाम था टेड कैपचुक। अब आई डोंट नो हाउ टू स्पेल इट, TEDKAPTCHUK, कैपचुक, जो भी बोलते हैं, टेड कैपचुक। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, वर्ल्ड लीडिंग प्लेसिबो रिसर्चर, ईयर 2010। और वो एक बहुत बोल्ड स्टडी करते हैं, IBS जिसको बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं ना। मतलब आप ये सोचो कि ये क्रोनिक कंडीशन होती है जिसमें कांस्टेंट पेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यू चलते रहते हैं। डॉक्टर के पास इसका कोई पक्का इलाज नहीं था। आई डोंट नो आज है या नहीं, बट 2010 में नहीं था। वो पेशेंट्स को 2 ग्रुप में बांटते हैं। पहला ग्रुप 1 को कोई ट्रीटमेंट नहीं देते, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि उनकी बॉडी, उनका जो एब्डोमेन है, उनका जो स्टमक है, वो बॉल गट कैसे रिएक्ट कर रहा है चीजों के साथ, खाने पीने चीजों के साथ। दूसरे ग्रुप को देते हैं प्लेसिबो। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट पता है क्या है, पेशेंट को ओपनली बताया गया
ये जो है ये शुगर पिल है, ये मीठी गोली दे रहे हैं, इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, ये प्लेसिबो है। लेकिन उन्होंने ऐड किया, लेकिन रिसर्च ये दिखाता है कि प्लेसिबो इफेक्ट बहुत ही पावरफुल होता है और आपके माइंड बॉडी को हील कर सकता है। ये उसको क्लियरली कम्युनिकेट किया। उन्होंने बोला कि अगर आप ये पिल लोगे तो आपको ना बहुत ज्यादा चेंज महसूस होगा। बॉटल पर भी, जो उन्होंने बॉटल दी उस पर भी क्लियरली लिखा था प्लेसिबो शुगर पिल। अब पेशेंट को क्लियरली पता था कि वो क्या ले रहे हैं, बिल्कुल क्लैरिटी थी। रिजल्ट पता है क्या हुआ? ग्रुप टू में 59% पेशेंट्स की जो सिचुएशन थी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई, 59%। ग्रुप 1 में जो ऑब्जर्वेशन में थे वो 35% उन्होंने इंप्रूव किया। सोचो, मतलब पेशेंट को सब कुछ पता होने के बावजूद भी, प्लेसिबो के बारे में पता होगी तब भी वो काम कर रहा था। और इस स्टडी ने और भी बहुत सारी चीजों को हिलाया, पुरानी स्टडीज को, क्योंकि अब कोई ये आर्गुमेंट नहीं कर सकता था कि पेशेंट को झूठ बोल दिया गया और उसको चीजें दी जा रही हैं, उसको बिलीफ करा दिया गया। यानी कि इसमें झूठ की जरूरत नहीं है, डिसेप्शन की जरूरत नहीं है, ये रिचुअल जरूरी है, इंटेंशन जरूरी है और बॉडी को एक क्लियर सिग्नल देना जरूरी है कि प्लेसिबो से भी बदलाव आते हैं। तो आप ये सोचो कि फिर जो कैप्चुक थे उन्होंने इसको बहुत सारी स्टडीज में बार बार डिफरेंट कंडीशन में इसको रिपीट किया, माइग्रेन में, डिप्रेशन में, लोअर बैक पेन में, कैंसर फटीग में, सब जगह सेम रिजल्ट। ओपन लेबल प्लेसिबो की जो दवाई है, सीसी है, वो काम कर रही थी। इसका सीधा मतलब क्या है हमारे लिए? मतलब आप ये समझाओ कि अगर आप ये इफेक्ट कॉन्शियसली यूज कर सकते हो अपनी हीलिंग के लिए, तो सोचो हम बहुत सारे केसेस में अब बीमारी शायद ना हो या रिकवरी हमारी बिना मेडिसिन के हो जाए। हमें अपने माइंड को ऐसा नहीं कि ट्रिक नहीं करना है, हमें एक रिचुअल चाहिए, एक प्रैक्टिस चाहिए, एक क्लियर इंटेंशन चाहिए, ताकि हमारे अंदर जो ऑलरेडी मौजूद है वो काम करना शुरू कर सके। अब एक और चीज समझना, ठीक है, ये और भी फैसिनेटिंग डायमेंशन है। प्लेसिबो इफेक्ट की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये तो बात सही है। जो लोगों के अंदर बाय डिफॉल्ट जिसे बिलीफ भी आता है, ठीक है। अब ये भी समझना साइंस कहां तक पहुंच गई, लेकिन कितनी सारी अंडरस्टैंडिंग है जो आज तक काम कर रही है। एक एक्सपेरिमेंट या स्टडी की गई पिल के कलर पर, गोली के कलर पर। जो लाल रंग की पील, रेड पिल्स को लोग ना स्टिमुलेटिंग मानते हैं, है ना, रेड कलर है ना। ब्लू पिल को लोग कामिंग मानते हैं। इटली में एक स्टडी हुई, जो ब्लू स्लीपिंग पिल्स, आदमी उससे ठीक से सो पा रहे थे, लेकिन इटालियन वुमेन को सेम स्लीपिंग पिल से नींद नहीं आ रही थी। अब लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज थे। ये हुआ एक्चुअली में क्या हुआ, क्योंकि इटालियन नेशनल फुटबॉल टीम की जो जर्सी थी ना वो ब्लू थी। लोगों ने उस कलर को बाय डिफॉल्ट अपने साथ कनेक्शन एक्साइटमेंट और एनर्जी के साथ एसोसिएट किया, स्लीप के साथ नहीं किया। सेम केमिकल है, दूसरे जेंडर पर काम कर रहा है, उनके साथ काम नहीं कर रहा है। डिफरेंट कल्चर पर काम कर रहा है, उनके साथ काम नहीं कर रहा है। तो ये सोचो कितनी कैसी चीजें होती हैं कि डॉक्टर्स भी, रिसर्चर्स भी तो वो सरप्राइज होता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। एक और स्टडी, ये शायद हो सकता है आप भी माने सब लोग, एक क्लासिक स्टडी में सेम पिल लोगों को दी गई, ठीक है, सेम दवाई दी गई। एक दवाई को बोला गया ये 10 रुपए की दवाई है, ठीक है, एक ग्रुप को बोला ये 10 रुपए की दवाई है, ये खा लो। दूसरे ग्रुप को बोला गया वही दवाई देकर, सेम दवाई देकर, ये 2500 रुपए की दवाई है। महंगी वाली का इफेक्ट सिग्निफिकेंटली ज्यादा था, असर ज्यादा था, रिकवरी फास्ट थी। सेम केमिकल, सेम पिल, सेम, सोचो सिर्फ परसीव्ड वैल्यू अलग थी, सोचो सिर्फ वही और कुछ भी नहीं। आपने सुना ही होगा, ये आजकल तो इंडिया में बहुत डिबेट होता है, ब्रांड मेडिसिन, जेनेरिक मेडिसिन। पूरी दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं, क्रोसिन खा लो वर्सेस जेनेरिक पैरासिटामोल, बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल है, लेकिन क्रोसिन का इफेक्ट ज्यादा क्यों होता है? सोचो आप, क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो महंगी है, चाहे वो है 30, 25, 50 रुपए की, जेनेरिक वाली पैरासिटामोल 10 रुपए की मिल जाएगी। ये भी सोचो, इंजेक्शन वर्सेस टैबलेट, इंजेक्शन का प्लेसिबो इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग टैबलेट से ज्यादा क्यों है? सोचो, क्योंकि रिचुअल ज्यादा है उसके। सुई लगेगी, दर्द हुआ, डॉक्टर ने हाथ से उसको इंजेक्ट किया, आवाज आई, बैंडेड लगी, बिलीफ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कहीं सुन लिया कि इंजेक्शन लगेगा तो सीधा अंदर तक जाता है, जल्दी असर होता है, और वो होता है। उसमें 10 चीजें लगती हैं। एक गोली जो 5 रुपए की आती है, वो 500 रुपए का वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन इंजेक्शन ज्यादा लगवाता है। ये भी समझना डॉक्टर का एटीट्यूड। अगर डॉक्टर फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोले ये दवाई आपको ठीक कर देगी, मैं पक्का यकीन से कह सकता हूं आपको, तो प्लेसिबो इफेक्ट दुगना हो जाता है। सोचो, अगर डॉक्टर कैजुअली बोले ले लो, फिर देखते हैं काम करेगी नहीं करेगी, इफेक्ट बाय डिफॉल्ट कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है? मीनिंग इज मेडिसिन। ये वर्ड ध्यान रखना, मीनिंग इज मेडिसिन। दवाई सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, दवाई एक तरह से पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है। उसका कलर, उसका साइज, उसका प्राइस, रिचुअल, डॉक्टर का टोन, हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट, फैमिली का बिलीफ, ये सब कुछ मिलके हीलिंग को शेप देता है। कई जगह तो ये भी देखा गया, जब मेडिसिन का साइज ज्यादा बड़ा है जिसका, वो ज्यादा इफेक्ट करती है, चाहे उसका सेम केमिकल छोटी दवाई में भी होंगे ना, वो इफेक्ट नहीं करती उतना। सोचो, ये सारे मेडिकल रिसर्च है। तो अभी तक हमने ये समझ लिया यहां तक
कि ये जो चल रहा है ना, ये कुछ तो यहाँ चल रहा है। और ये प्लेसिबो ना बिल्कुल फेक नहीं है, ये रियल मेजरेबल फिजियोलॉजिकल हीलिंग है जो बिलीफ की वजह से ट्रिगर होती है। दूसरा, ये मेडिकल साइंस का ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, डेकेड ऑफ रिसर्च, जर्नल पब्लिश हुए, रिसर्च हुए, वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूशन ने इसको वैलिडेट किया है। थर्ड, ये काम करता है छोटे दर्द से लेकर, छोटे पेन से लेकर एडवांस कैंसर तक भी। फोर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट, ये काम करता है इवन व्हेन यू डोंट नो अबाउट इट, इवन व्हेन यू नो अबाउट, कि आपकी जानकारी के और बिना जानकारी के भी दोनों केसेस में काम करता है। और ध्यान रखना, अभी हमने सिर्फ सरफेस को टच किया है अभी तक, जो मैं कहानियां बताई, मैंने आपको स्टोरी सुना रहा हूं, ठीक है। ये सब कैसे पॉसिबल है, बॉडी के अंदर एक्चुअली क्या होता है, ये सब तो अभी जानना बाकी है। हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम अभी आप देखोगे कि ब्रेन में एक्चुअली में होता क्या है, प्लेसिबो काम कैसे करता है, हम देखेंगे कि न्यूरॉन्स में, केमिकल्स में, जीन्स में फिजिकली चेंज होता क्या है, ठीक है। वो एक ब्रूस लिप्टन की एक एपिजेनेटिक रिसर्च है, वो समझेंगे, न्यूरोप्लास्टिसिटी समझेंगे अभी इसमें और आगे। और आप ये समझोगे कि हमारे डीएनए एक्सप्रेशन कैसे कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि आप ये समझ जाओ, जब तक हम इस साइंस को समझेंगे नहीं, तब तक हम ये बात रियलाइज नहीं कर पाएंगे कि हमारे अंदर एक फार्मेसी है, हमारे अंदर एक फार्मेसी है, हमारे अंदर हॉस्पिटल भी है, हमारे अंदर एक हीलर भी है जो सब कुछ खुद हील कर सकता है। और इसका जो ऑन बटन है ना, ये हमारे हाथ में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखो कि ये सारी चीजें हो रही है हमारे बिलीफ से हो रही है, और बहुत कुछ ऐसा है जो बदला जा सकता है। मेकिंग सेंस सो फार, ठीक है। बहुत सारी चीज खुल रही है यहाँ से, ओपनिंग अप, है ना, अमेजिंग, सुपर नाइस। अब ये जो चीज है, ये थोड़ी सी और आपको चीजों को समझने में मदद करेगा, जो अगला हिस्सा है, ठीक है। तो सब लोग बने रहिएगा एंड तक, बहुत सारा इंपॉर्टेंट आज मटेरियल डिस्कस होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगले से में हम समझने वाले हैं द साइंस, बिलीफ बायोलॉजी कैसे क्रिएट होती है, इसके पीछे का साइंस क्या है पूरा, और इसमें कैसे हम चीजों को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि होता क्या है, ठीक है। मिस्टर राइट के ट्यूमर पिघल गए, शोल्डर्स का पेन चला गया भैया सलाइन से, फिर सर्जरी से घुटने ठीक हो जाते हैं, शुगर पिल से वो IBS ठीक हो जाता है। लेकिन एक सवाल अभी तक जिसका हम सबको आंसर जरूरी है, ये होता कैसे है, ये समझना जरूरी है। बॉडी अंदर एक्चुअली में कर क्या रही है, अंदर क्या चल रहा है, क्या ये सिर्फ मैजिक है क्या, या ये मैनिफेस्टेशन, वाइब्रेशन, और या यूनिवर्स वाली कोई बात है। तो मैं आपको एकदम बिल्कुल ऑनेस्ट जवाब देता हूँ यहाँ पर, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। ये पूरा का पूरा साइंस है, हार्ड, मेजरेबल, रिपीटेबल साइंस है। आप जितना चाहें आप इसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना कि इसके अंदर जब आप जाओगे, अब हम इसके थोड़ा और डीपर लेवल पे जाएंगे, न्यूरॉन लेवल तक, जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, केमिकल लेवल तक, इसके जेनेटिक लेवल तक, और आप देखेंगे कि आपकी एक सोच आपकी बायोलॉजी में लिटरली क्या चेंज करती है। और जब आप ये मॉड्यूल खत्म करोगे, जब हम पूरा ये सेशन खत्म करेंगे, आप अपनी सोच को कभी वैसे देख ही नहीं पाओगे जैसे आज तक देखते आए हो, और ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब कुछ चीजों के बारे में जानते हैं, कुछ सच जानते हैं। सबसे पहला सच, आपका ब्रेन जो है, आपके ब्रेन को पता ही नहीं होता कि रियल क्या है, आपके ब्रेन को पता ही नहीं होता कि रियल क्या है। याद है हमने शुरू में बात की थी, लेमन वाला एक्सपेरिमेंट जो किया था शुरू में, है ना। आंखें बंद थी, नींबू को, लेमन को इमेजिन किया, स्लाइस काटा, जीभ पे रखा, मुंह में पानी आ गया। गोलगप्पों के बारे में सोचा, मुंह में पानी आ गया। गुलाब जामुन के बारे में सोचा, मुंह में पानी आ गया, है ना। उस मोमेंट को फिर से सोचो, वहां लेमन था क्या? नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन आपकी बॉडी ने सलाइवा ग्लैंड को एक्टिवेट किया, वहीं से रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ। जैसे सेम वही हुआ जो असली में लेमन होता तो क्या होता। अब ये बहुत बड़ा साइंटिफिक प्रिंसिपल है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि हमारे ब्रेन को पता ही नहीं है कि भाई कुछ सच में हो रहा है या मैं इमेजिन कर रहा हूं। ब्रेन दोनों को सेम तरीके से ट्रीट कर रहा है, सेम न्यूरॉन फायर करते हैं, सेम केमिकल रिलीज होते हैं, सेम बॉडी से रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसका साइंटिफिक प्रूफ है, ठीक है। ईयर 1995 हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, एक ब्रिलियंट न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एल्वारो, ठीक है, डॉक्टर एल्वारो। अब ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो दो ग्रुप्स बनाते हैं, दोनों ग्रुप्स को एक 5 फिंगर पियानो एक्सरसाइज सिखाते हैं, 5 फिंगर पियानो एक्सरसाइज सिखाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि पियानो बजाने के लिए 5 उंगलियों का कैसे इस्तेमाल करना है, कब 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 कैसे कैसे, ठीक है। ग्रुप 1 को क्या गया, ग्रुप 1 को बोला जाता है कि आपको फिजिकली इसको प्रैक्टिस करना है। और हम समझते हैं कि रोज 2 घंटे 5 दिन तक एक्चुअल पियानो की प्रैक्टिस करने के लिए अगर कह दिया जाए तो बहुत सारी चीजें याद रहेंगी, ऑब्वियसली, है ना। जिनको बोला गया फिजिकली प्रैक्टिस करना है, उन्होंने एक्चुअल पियानो पर उंगली फिंगर चलाई, आवाज सुनी, उनकी जो मसल मेमोरी होती है वो बढ़नी शुरू हुई। होता है ना, पहले तो होता है कि आप ऐसे ऐसे देख देख के बजाते हो, फिर वो बाय डिफॉल्ट ऐसे बजने लगता है क्योंकि मसल मेमोरी बिल्ड हो चुकी होती है। ग्रुप 2 को क्या किया, मेंटल प्रैक्टिस। ये लोग पियानो के सामने
मतलब आप ये सोचो, पियानो के सामने बैठे हैं लेकिन हाथ नहीं चला रहे, सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि हाथ चल रहे हैं, सिर्फ दिमाग में प्रैक्टिस चल रही है। रोज 2 घंटे 5 दिन तक सेम टाइम। 5 दिनों के बाद जो साइंटिस्ट है उन्होंने दोनों ग्रुप के ब्रेन को स्कैन किया। क्या बोला? स्पेसिफिकली जो मोटर कोर्टेक्स होती है, वो पार्ट जो बेसिकली फिंगर मूवमेंट को कंट्रोल करता है, उसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू की कि इनके इसमें क्या फर्क पड़ा। दोनों ग्रुप्स के जो ब्रेन में बिल्कुल सेम चेंज थे, सेम चेंज। आप सोचो, ये शॉकिंग है। मोटर कोर्टेक्स सेम अमाउंट में डेवलप हो रहा था दोनों का, जिन्होंने फिजिकल प्रैक्टिस की या जिन्होंने माइंड में भी प्रैक्टिस की। सेम न्यूरल पाथवेज बन गए थे, सेम इमेजिनेशन से। किससे? सिर्फ सोचने से। सोचो, जब ग्रुप 2 ने एक्चुअली में पियानो पे हाथ रखा पहली बार, वो उतना ही स्मूथली प्ले कर पा रहे थे जितना ग्रुप 1 वाले कर पा रहे थे। और ये सोचो, अब ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये बता रहा है कि हमारी इमेजिनेशन, हमारी विजुअलाइजेशन, हमारी सोच फिजिकली हमारे ब्रेन को रीशेप कर रही है। अब ये सोचो कितना पावरफुल पॉइंट है ये, कितना पावरफुल। एक पियानो प्रैक्टिस से जो मोटर कोर्टेक्स है, जो है मोटर, MOTORCORTEX, मोटर कोर्टेक्स ग्रो कर सकता है। अगर ये कर सकता है तो मैं हेल्दी हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं कैपेबल हूं। ये सोच के आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को आप क्या मैसेज दे रहे हो बार बार? एक और बात सोचना है यहाँ पर, अगर इमेजिनेशन फिजिकल चेंज ला सकती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आपकी बॉडी को लेकर जा सकती है, तो इमेजिनेशन नेगेटिव डायरेक्शन में भी तो फिजिकल चेंज ला सकती है। तो याद रखने का पॉइंट यहाँ पर यह है कि हम नोसीबो को भी समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्लेसिबो को समझना है। तो दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्लेसिबो, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड नोसीबो, और वो अभी थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। दूसरा ट्रुथ जो यहां पर समझना है, इट इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। मैंने बहुत बार बात की इसके बारे में, थोड़ी सी बात जरूर करूंगा यहां पर। आपका ब्रेन एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक मतलब मोल्ड किया जा सकता है। अब ये जो वर्ड याद हमेशा रखना, न्यूरोप्लास्टिसिटी को जिंदगी भर कभी प्लीज 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 मेरा रिक्वेस्ट है पर्सनली, कभी मत भूलना। न्यूरो का मतलब क्या होता है? न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज करने की एबिलिटी, लचीलापन, मोल्ड हो सकने वाला या मोल्ड हो सकने वाली कैपेसिटी। ठीक है, 50 साल पहले साइंस मानती थी कि ब्रेन चाइल्डहुड के बाद फिक्स हो जाता है। आपने सुना होगा कि बचपन में 7-8 साल तक फिक्स हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हो, टीन और एडल्ट हो जाते हो, फिर ब्रेन नहीं बदलता। जो मिल गया, जो सीख लिया, जो हो गया। डिप्रेशन आया हो, एंजाइटी आई हो, एडिक्शन कोई आया हो, बिलीफ, इसको ये हार्ड वायर्ड होते हैं, एक बार बन गए। अब ये असम्पशन कंप्लीटली गलत निकला। लास्ट 25 साल से रिसर्च ने ये दिखाया कि हमारा ब्रेन हर एक पल, हर एक सोच के साथ फिजिकली चेंज हो रहा है हमेशा। और पता है कब तक? मरने तक। एक प्रिंसिपल है जो 1949 में कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट डोनाल्ड हेब ने दिया। ठीक है, 1949 में कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट डोनाल्ड हेब ने दिया। ठीक है, अब इन्होंने एक लाइन बोली, बहुत ही फेमस है, सुना होगा 50 बार, मेरे मुंह से भी। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जो न्यूरॉन साथ में फायर करते हैं वो साथ में वायर हो जाते हैं। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझना, आप जो बार बार सोचते हो वो थॉट एक फिजिकल न्यूरल पाथवे बन जाती है आपके ब्रेन में। जैसे जंगल में अगर आप रोजाना सेम रास्ते पर चलना शुरू करते हो तो वहां पर एक पगडंडी बनने लगती है, सेम ब्रेन में होता है। जब आप सेम थॉट, सेम इमोशंस, सेम बिलीफ ये रिपीट होने लगते हैं तो फिजिकली हमारे ब्रेन में पाथवेज क्रिएट होने लगते हैं, कार्व होने लगते हैं, जैसा हम चाहें वैसे। अब एक सुंदर सा एग्जांपल समझना। ठीक है, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। इसमें क्या किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स पर, ईयर 2000 की फेमस स्टडी। ठीक है, डॉक्टर एलिनर, ELEANOR, ठीक है, बाय यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप चाहें तो उसका इंडिपेंडेंट रिसर्च करके इसके बारे में जान सके। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स को द नॉलेज, ऐसा कहा जाता है, द नॉलेज एक एग्जाम होता है, उसको पास करना पड़ता है, द नॉलेज इसको बोला गया। ये एग्जाम वो एग्जाम है जिसमें लंदन की 25,000 स्ट्रीट्स और 20,000 लैंडमार्क्स दिमाग में याद करने होते हैं। 25,000 गलियां और 20,000 लैंडमार्क बिना जीपीएस के। नॉर्मली लोगों को इसकी तैयारी में 3 से 4 साल। साइंटिस्ट ने टैक्सी ड्राइवर्स के ब्रेन को स्कैन किया और पाया उनका हिप्पोकैम्पस। अब ये हिप्पोकैम्पस क्या होता है? ये ब्रेन का वो रीजन होता है जो स्पेशियल मेमोरी को हैंडल करता है। और ये क्या होता है उनके अंदर, उन टैक्सी ड्राइवर्स के अंदर ये सब फिजिकली बड़ा हो गया, एवरेज इंसान से काफी बड़ा। अब टैक्सी में जितने साल काम किया था लोगों ने, मान लो जिसने 5 साल काम किया उसके अकॉर्डिंग था, जिसने 10 साल काम किया उसके अकॉर्डिंग उसका साइज था। यानी कि ब्रेन ने इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सपीरियंस, ब्रेन ने रीशेप करना शुरू किया। सिर्फ किस चीज के बेसिस पर? यूसेज के बेसिस पर। यानी कि आपने जितना ज्यादा ब्रेन को किसी भी उम्र में, आप 60 साल के हो, 70 साल के हो, 80 साल के हो, आप कुछ भी आज भी सीख सकते हो, अपनी प्रोग्रामिंग आज भी बदल सकते हो, कहीं से कुछ भी बन सकते हो। इसका कोई एज ही नहीं है क्योंकि ये न्यूरोप्लास्टिक है। और इसके साथ सोचो आपके साथ क्या, मतलब सोचो क्या काम, सोचो
सोचिए आप रोज क्या कर रहे हो, ये समझो, ठीक है। आप रोज क्या कर रहे हो, आप रोज क्या सोचते हो, आप रोज क्या रिपीट कर रहे हो, आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, मतलब बहुत प्राउडली, मैं तो ऐसा ही हूं। ये भी बहुत लोग प्राउडली बोलते हैं, ठीक है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे बचपन से ही एंजाइटी रहती है, मेरी फैमिली की डिजीज है। ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, ध्यान से सुनना। इसको बोला गया न्यूरो स्कल्पचर्स हैं, न्यूरो स्कल्पचर्स। आप इन्हें रोज रोज रीइंफोर्स कर रहे हो और आपका ब्रेन ओबीडियंटली चुपचाप इन थॉट्स के लिए हाईवे बना रहा है, इन थॉट्स के लिए। लेकिन यहां गुड न्यूज पता है क्या है? अगर आप इन्हें बना सकते हो तो इन्हें आप अनबिल्ड भी कर सकते हो और नए भी बना सकते हो। और ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का असली गिफ्ट है। ब्रेन हर उम्र में, हर स्टेज में बदल सकता है, आप बदल सकते हो। ये सारी मॉडर्न न्यूरोसाइंस की फाउंडेशन है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब चाहो तब बदलना शुरू हो जाएगा। तीसरा सच जो जानना है हमें यहां पर, अंदर की फार्मेसी, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन केमिस्ट्री। अब ये थोड़ा और डीप है। जब प्लेसिबो काम करता है बॉडी के अंदर, केमिकल के लेवल पर होता क्या है, एक्चुअली चल क्या रहा है अंदर। आपने सुना होगा एंडोर्फिन्स, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब ये क्या है? ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स, बॉडी के केमिकल्स हैं, बॉडी की नेचुरल फार्मेसी की दवाइयां समझ लो आप इनको, ठीक है। अब ये होते क्या है, थोड़ा क्विकली बताता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे यहाँ पर। एंडोर्फिन्स क्या होते हैं? ये हमारे नेचुरल पेन किलर होते हैं, नेचुरल पेन किलर। एंडोर्फिन्स नेचुरल पेन किलर्स होते हैं। मॉर्फिन से 200 गुना ज्यादा पावरफुल आपकी बॉडी के अंदर ये बन सकता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो, हंसी में होते हो, अच्छी बात सुनते हो, खुश होते हो, एंडोर्फिन रिलीज होता है। और जब प्लेसिबो से पेन रिलीफ मिलता है, सेम एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, क्योंकि आपको अंदर ही अंदर बिलीफ होता है कि मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मेरा दर्द कम हो रहा है, मेरा दर्द कम हो रहा है, दर्द कम होना शुरू हो जाता है। अब ये मैं ये सोच के नहीं कर रहा हूं, इसका साइंटिफिक प्रूफ है। 1978 की एक स्टडी की गई, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। अभी साइंटिस्ट ने डेंटल सर्जरी पेशेंट्स को लिया, सारे लोगों को प्लेसिबो दिया गया, कहा ये भैया पेन किलर है। आधे लोगों का जो पेन ना, उनको ये रियलाइज हुआ कि ये 100% काम किया, उनको जरूरत ही नहीं पड़ी एक्चुअल मेडिसिन की। सोचिए आप, अब सोचो ना, जब ये सारी चीजें होती है ना, तो हमें भी लगता है यार ये तो बहुत सही चीज चल रही है। अब ये ना साइंटिस्ट ने, आप भी सोचो कि इन लोगों को एक और ड्रग दिया जिसको बोला जाता है नैलोजोन, NALOXONE, इसको सही से यही प्रोनाउंस करते हैं तो नैलोजोन। ये ड्रग क्या करती है? बॉडी में एंडोर्फिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, ठीक है। मतलब एंडोर्फिन्स काम नहीं कर पाते, मतलब आपकी बॉडी एंडोर्फिन रिलीज नहीं कर पाती, यानी कि नेचुरली पेन को हैंडल नहीं कर पाती, ठीक है। अब हुआ क्या? नैलोजोन देने से प्लेसिबो ने ऑब्वियसली काम करना बंद कर दिया, पेन वापस से आने लगा। अब इससे हुआ क्या, सोचो आप। इससे सीधा हमें यह पता चला प्लेसिबो का इफेक्ट मैजिकल नहीं था, ये एक्चुअल था। क्योंकि पहले पेन, जब एंडोर्फिन रिलीज हो रहे थे प्लेसिबो की वजह से, वो मेरे को आराम पड़ रहा था, अब मेरे को आराम ही नहीं पड़ रहा है। अब ये यानी कि एंडोर्फिन जब रिलीज हो रहा है, उसका रिजल्ट सामने हमें दिख ही रहा है। बॉडी अंदर रियल पेन किलर ऑलरेडी बना रही थी, और जब वो पेन किलर ब्लॉक हो गया तो प्लेसिबो इफेक्ट बाय डिफॉल्ट हो गया। तो आप देखो, साइंटिफिकली समझना कि कितना रिसर्च बेस्ड, बिल्कुल प्रॉपर साइंस है। यानी कि हम अपने अंदर मॉर्फिन बना सकते हैं किसी से, सिर्फ बिलीफ से, सिर्फ फेथ से ये बन सकता है। और सिर्फ एंडोर्फिन्स नहीं, प्लेसिबो डोपामिन को रिलीज करता है। अभी समझना कैसे। पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट्स पे इटालियन रिसर्चर, इनका नाम था फैब्रिजियो बेनेडेtti, फैब्रिजियो बोलते हैं, चलिए, इन्होंने स्टडी की। पार्किंसन में डोपामिन की कमी होती है। बेसिकली जितने भी पेशेंट होते हैं वो लोग जो शॉर्ट टर्म मेमोरी, आप कह लीजिए, चीजें थोड़ी थोड़ी देर में भूल जाते हैं, बहुत सारे इसके सिम्टम्स होते हैं, और कुछ तो बहुत फैमिली को भूल जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। प्लेसिबो देने पर पेशेंट्स को ब्रेन में एक्चुअली लोगों का ना डोपामिन रिलीज होने लगा। पार्किंसन के पेशेंट्स, पीटी स्कैन पे दिखा कि उनके जो ट्रेमर्स जो थे वो कम होने लगे बिना किसी मेडिसिन के। ऑक्सीटोसिन क्या? प्यार का, कनेक्शन का, बॉन्डिंग का हार्मोन होता है, सबको पता है। जब कोई भी डॉक्टर प्यार से, हमदर्दी से उसको महसूस कराता है दैट यू विल बी फाइन, तुम ठीक हो जाओगे, मस्त है, मस्त रहो, खुश रहो, अच्छे रहो। आप लोगों ने भी आई डोंट नो महसूस किया नहीं किया, कुछ डॉक्टर के पास जब आप विजिट करते हो, डॉक्टर के पास विजिट करके आप ठीक हो जाते हो यार, क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आपको फेथ हो जाता है कि देयर इज समबडी हु इज लुकिंग एट मी, समबडी हु इज टेकिंग, हु विल टेक केयर ऑफ मी। अब मैं इसके पास आ गया, मैं ठीक ही हो जाऊंगा। ये सब क्या है? क्योंकि वो हीलिंग पावर होती है। कई बार कोई हीलर आपको जब छूता है, या जब आप मेडिटेट करते हो साथ में, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। कितने लोग नहीं बोलते कि यार बाय डिफॉल्ट मेरी बॉडी रिकवर करना शुरू हो चुकी है, मेरे बीपी ठीक होने शुरू हो गए हैं, मेरे ग्लूकोज लेवल ठीक होने शुरू हो गए हैं, मेरा शुगर ठीक हो गया, मेरा ये हो। कितने लोग बोलते हैं? मेडिटेशन से, ध्यान से, क्योंकि उससे आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है। अब ऑक्सीटोसिन जो हीलिंग है, ये एक्सेलरेट करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। सेरोटोनिन किस लिए होता है? हमारे मूड को, हमारी स्लीप को, हमारी एपेटाइट को ध्यान रखता है। बेसिकली जो एंटी डिप्रेसेंट जो करते हैं, प्लेसिबो भी सेम न्यूरोकेमिस्ट्री को शिफ्ट कर देता है। तो देखो, एक चीज समझना, आपके अंदर एक पूरी, जो हमने पहले ही बोला, पूरी एडवांस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, फार्मेसी की दुकान है अंदर। अब उस फार्मेसी की जो चाबी है, वो चाबी आपके पास
ही है, आपके पास है, आपके बिलीफ के पास है, आपके एक्सपेक्टेशन के पास है, आपकी फीलिंग के पास है। ये ध्यान से समझो और ये रियलाइज भी करो प्लीज, ठीक है। अब फोर्थ ट्रुथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ध्यान से सुनना। इसको बोलते हैं हम, फोर्थ ट्रुथ इज एपिजेनेटिक्स। आपके जीन्स सुन रहे हैं। अब मैं आपको ना, मतलब आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझनी, प्लीज ध्यान से सुनना। आपका वर्ल्ड व्यू पूरी तरह से बदल जाएगा जिस तरह से आप दुनिया को देखते हो या अपने आप को देखते हो। हम सब मान के बैठे हैं कि जीन्स जो होते हैं वो डेस्टिनी है, बेसिकली हमें जो हमारे माँ बाप से मिल रहा है। यानी कि मेरे पापा को डायबिटीज थी तो मुझे भी होगा, मेरे पापा के बाल उड़े थे मेरे भी उड़ेंगे, मेरे मदर को बाल जल्दी सफेद हो गए तो मेरे भी सफेद होंगे, मेरी माँ, मेरी दादी या मेरी नानी, उन साइड में सब जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी एज कम होती है तो मेरी भी कम होगी। ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जो हम सोचते हैं, यानी कि जो जीन्स में होता है, बहुत सारे लोग मानते हैं। उनको भी बीपी का प्रॉब्लम रहता था, मेरे को भी प्रॉब्लम रहता है। और आजकल क्या होता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले डॉक्टर पूछता है फैमिली हिस्ट्री बताओ आप अपनी, आपकी फैमिली में किसी को है क्या, क्योंकि डॉक्टर भी जानने लगे हैं अगर फैमिली हिस्ट्री है ना तो इसके माइंड में कहीं ना कहीं होगा। अब ये assumption मैं बताऊं, आप ये समझ जाओ, ये assumption 60 to 70% सच है ही नहीं। इस फील्ड का नाम है एपीजेनेटिक्स। एपी का मतलब होता है ऊपर, अबव द जीन्स, ठीक है, जीन्स के ऊपर। और इसके बारे में लिखा गया डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की किताब है द बायोलॉजी और बिलीफ, बहुत ही अमेजिंग किताब है ये। अगर आप इस टॉपिक पर सीरियस हो, एपिजेनेटिक्स के बारे में जानना चाहते हो तो ये किताब आपको पढ़नी चाहिए, बायोलॉजी और बिलीफ। अब इसमें क्या हुआ, जब ब्रूस लिप्टन ने रिसर्च जब की तो ये पता चला कि जो जीन्स होते हैं, जीन्स अपने आप कुछ करते नहीं है, जीन्स सिर्फ ब्लूप्रिंट्स हैं। जैसे एक तरह से लाइब्रेरी में रखी हुई कुछ किताबें। अब लाइब्रेरी में अगर कुछ किताबें रहेंगी और मैं उनको नहीं पढ़ूंगा तो क्या वो नॉलेज मुझे मिलेगी? आंसर इज नो, नहीं मिलेगी। ये ऐसी है, आप उसको एक्सेस ही नहीं करोगे तो उसका इंपैक्ट आपके ऊपर आएगा नहीं। अब ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सा जीन्स पढ़ा जाएगा, कौन सा एक्सप्रेस होगा, कौन सा साइलेंट रहेगा? वो है आपके सेल का एनवायरमेंट। सेल का एनवायरमेंट मतलब आपके खून की केमिस्ट्री से कंट्रोल होता है। खून की केमिस्ट्री मतलब आपकी सोच, आपकी फीलिंग, आपकी परसेप्शन से ये कंट्रोल होता है। इसका मतलब ये है आपकी सोच लिटरली आपकी जीन्स को ऑल्टर कर रही है, स्विच ऑन या ऑफ कर रही है। मतलब अगर किसी के भी मन में पहले को लेकर अपने पेरेंट्स को, जैसे फॉर एग्जांपल लोग बोलते हैं यार मेरी फैमिली में डायबिटीज रही है, या मेरी फैमिली में सब हेल्दी थे तो मैं भी इसलिए ही हेल्दी हूं, आप इसलिए ही हेल्दी हो रहे हैं। और लेकिन जैसे ही वो कॉर्ड आप डिस्कनेक्ट करना शुरू करेंगे, आप वहां से हील होना शुरू हो जाते हैं, वहीं से अपोजिट चीजें शुरू हो जाती हैं। जब हम संपन्न साधना करते हैं तो वो कॉर्ड कटिंग करते हैं ना, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो ये बात आप समझ लो कि क्या चल रहा है और हम क्या कर रहे हैं। ब्रूस लिप्टन ने एक बहुत ही अच्छा स्टेम सेल के साथ, स्टेम सेल्स होते हैं ना, स्टेम सेल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया। मतलब उन्होंने क्या किया, आइडेंटिकल स्टेम सेल्स, सेम डीएनए, और 3 अलग अलग जगह पर उसको रखा गया, 3 अलग अलग एनवायरनमेंट में, सेम जीन को, सिर्फ एनवायरनमेंट अलग। पहले एनवायरनमेंट में मसल सेल बने, दूसरे एनवायरनमेंट में बोन सेल बने, तीसरे में फैट सेल बने। सेम डीएनए था, डिफरेंट एनवायरनमेंट था, डिफरेंट आउटकम है। लिप्टन ने पता क्या बोला वहां पर? बोला कि भैया इट इज नॉट द जीन्स दैट डिटरमाइन द फेट ऑफ द सेल, इट इज द एनवायरनमेंट। सोचो हमारी बॉडी में 50 ट्रिलियन सेल्स हैं, ट्रिलियन, 50 ट्रिलियन। हर सेल का एनवायरनमेंट हमारे ब्लड से आता है, ठीक है। और हमारी ब्लड की कंपोजिशन क्या है, हमारी ब्लड की कंपोजिशन कैसे बनती है? हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, पेप्टाइड्स, यानी कि ये सब कैसे बिल्ड हो रहा है? हमारे थॉट से, हमारी फीलिंग से कंट्रोल हो रहे हैं। अब आप ये सोचो कि मतलब आई एम श्योर जितने भी डॉक्टर्स आज सुन रहे हैं इस सेशन को, साथ में हैं, आई एम श्योर आप हर बात से रिलेट कर पा रहे होंगे सभी लोग। मतलब ये सोचो कि क्या हम अपने थॉट से कितनी सारी चीजें प्लस और माइनस हो रही हैं। सोचिए जब आप क्रोनिक डिजीज में हो, कॉर्टिसोल हाई है, इन्फ्लेमेशन अप है, इम्यून सिस्टम थोड़ा सप्रेस हो चुका है, तो आपके सेल उस मतलब आप ये सोचो कि उस जो पॉइजनस एनवायरनमेंट में सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं, हीलिंग बंद हो जाती है। अब डिजीज मतलब आप ये सोचो, डिजीज कॉजिंग जो जीन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब आप पीसफुल होते हो, शांति में होते हो, ग्रेटफुल होते हो, लव्ड महसूस करते हो, तो वही सेल ग्रोथ मोड में चले जाते हैं। ग्रोथ मोड में हीलिंग जीन्स एक्टिवेट होते हैं, रिपेयर मोड आपका ऑन हो जाता है। मतलब इसलिए कई बार आपने देखा होगा संपन्न साधना में लोग शेयर करते हैं कि सालों की डायबिटीज मेडिसिन जो 10 साल से लेते खत्म हो गई, बीपी के सालों के मेडिसिन खत्म हो गए हैं, कितना कुछ, मतलब असंख्य लोग। और शायद यही कारण है कि संपन्न साधना को लोग कहते हैं बड़े बड़े सर्जन्स हैं। ये सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि संपन्न साधना, बट वो सब लोग समझ गए कि मेडिटेशन से ये सब बदलाव होते हैं। संपन्न साधना तो एक हमारे लिए हम करते हैं तो हम संपन्न साधना की बात करते हैं, बट एवरी पीपल आर रियलाइजिंग इट। अब ये फिलॉसफी नहीं है, ये फिलॉसफी नहीं है। अब ये सोचो, ये रियलिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक रिसर्चर ने वहां पर एक स्टडी की। उन्होंने क्या किया,
प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट को लिया, ठीक है, 3 मंथ तक उनकी लाइफस्टाइल चेंज की, बस प्रोस्टेट कैंसर 3 महीने में उनकी लाइफस्टाइल को पूरा चेंज कर दिया। स्टार्ट कहां से किया? आप ये पढ़ना एक्सपेरिमेंट को, मेडिटेशन से, सेकंड हेल्दी डाइट, थर्ड योगा, फोर्थ एनवायरमेंट, और उस 3 महीने के बाद उनके जेनेटिक्स की टेस्टिंग की गई। रिजल्ट 500 से ज्यादा जीन्स ने अपना एक्सप्रेशन चेंज कर लिया, 500 से ज्यादा 3 महीने में। सिर्फ जो डिजीज प्रमोटिंग जीन्स थे वो ऑफ हो गए, हीलिंग प्रमोटिंग जीन्स थे वो ऑन हो गए। आप अपने जीन्स के, यानी कि जो पास से आपको मिलता रहा है, आप उसके गुलाम नहीं हो, ये बात ध्यान रखना। आप अपने जीन्स के कंडक्टर की तरह कंडक्ट कर सकते हो, उनको इंटरप्रेट कर सकते हो, आप उनको मैनिपुलेट कर सकते हो, और आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। आप जैसा सोचोगे, आप जैसा महसूस करोगे, और आपका बिलीफ क्या है, ये बात ध्यान रखो। अब ये समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूं कि प्लीज एंश्योर करना, आज जो सीख रहे हो इसको जीवन भर रेफर करना प्लीज। और जितने भी लोगों को लगे कि कोई बीमार है, स्पेशली जो बहुत दिनों से कंसिस्टेंट बीमार रहते हैं, किसी भी तरह की बीमारी, ये सेशन वहां तक पहुंचना चाहिए, प्लीज इंश्योर करना। एक 5वां ट्रुथ, HP एक्सेस, यानी कि इसमें हीलिंग वर्सेस स्ट्रेस के बारे में बताया गया। इसको समझोगे तो बहुत, मतलब आप कितना इंपॉर्टेंट है ये समझना। आपकी बॉडी के अंदर 2 मोड्स होते हैं, जैसे स्मार्टफोन में होते हैं, आपने सुना भी होगा इन दोनों के बारे में। मोड 1 है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, SNS, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फाइट और फ्लाइट, ठीक है। ये सर्वाइवल मोड होता है, जब आपको डेंजर फील होता है, खतरा, अनकंफर्टेबल, इनसिक्योरिटी, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो इमोशनल हो, ये जो मोड है ये ऑन हो जाता है। हार्ट रेट आपका बढ़ता है, कॉर्टिसोल रिलीज होता है, एड्रेनल जो है ना वो पंप होता है, ब्लड प्रेशर अप होने लगता है, डाइजेशन तो बंद हो जाता है, इम्यून सिस्टम सप्रेस होने लगता है। बॉडी सब अपनी एनर्जी को, सारी एनर्जी को ना कहाँ लगा देती है? सर्वाइवल में, फाइट एंड फ्लाइट में लगा देती है। तो आपने देखा होगा जैसे टेंशन आती है, कई बार आप लोगों का कॉन्स्टिपेशन होना शुरू होता है, गट खराब, पेट खराब, ये सब शुरू हो जाता है। मतलब आप भी सोचो कि बहुत लोगों को होता है भूख भी नहीं लगती, सोचो कैसे नहीं लगती होगी यार, स्ट्रेस आ गया, भूख क्यों नहीं लग रही आपको? इस मोड में बॉडी हीलिंग कर ही नहीं पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि बॉडी को सर्वाइव करना है पहले, तो पहले वो सर्वाइव करेगी ना। जब शेर सामने आएगा तो आप अच्छा खाना थोड़ी नहीं खाओगे, हेल्दी फूड खा लेता हूं, आप अपनी जान बचाओगे, यू विल सर्वाइव। तो ये वो मोड है कि जब बॉडी बोलती है कि यार पहले मैं सर्वाइव कर लूं, ठीक है। मोड 2, इसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, PNS। ये कौन सा मोड होता है? रेस्ट, डाइजेस्ट, हील। ये तब होता है जब आप सेफ फील करते हो, काम होते हो, लव्ड महसूस करते हो, हार्ट रेट आपका नॉर्मल होता है, कॉर्टिसोल डाउन होता है, डाइजेशन प्रॉपर होता है इसमें, ठीक है, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, बॉडी अपनी सारी एनर्जी हीलिंग में और रिपेयर में लगा देती। इस मोड में जो सेल्स होते हैं वो रीजनरेट होते हैं, आपके जो घाव होते हैं वो हील होते हैं, ट्यूमर्स अपने आप कभी कभी डिसअपेयर भी हो जाते होंगे। आपने देखा होगा 10 साल पहले किसी ने बोला था यहाँ पर ट्यूमर था, कहीं तो था बॉडी में ट्यूमर, अब दोबारा दिखाया तो है ही नहीं, वो ट्यूमर गायब ही हो गया, पता नहीं कहां चला गया। अब एक्चुअली लेकिन आजकल हो क्या रहा है, हम ऑलमोस्ट सब लोग लो ग्रेड स्ट्रेस में रहते हैं। लो ग्रेड स्ट्रेस, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस हर किसी को रहता है। अब वो बहुत कारणों से होता है, फोन कांस्टेंट बीप पर है, डेडलाइंस हैं, ट्रैफिक है, सोशल मीडिया पे जो चल रही कहानियां वो अलग हैं, फैमिली की टेंशन है, फाइनेंशियल प्रेशर है, फ्यूचर की चिंता है। हम सर्वाइवल मोड में बेसिकली फंस चुके हैं, और उस मोड में प्रॉब्लम क्या होती है, बॉडी हील ही नहीं कर पाती, क्योंकि आप किस मोड में हो? सर्वाइवल मोड में हो। कैसे करेगी? इसलिए क्रोनिक डिजीज बढ़ने लगता है, डायबिटीज बढ़ती है, BP, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बढ़ते हैं, कैंसर, डिप्रेशन, ये सब बढ़ने लगता है। बॉडी को क्या चाहिए? सेफ्टी। लेकिन हम सेफ्टी देने में फेल हो गए। सेफ्टी देने में फेल हो गए तो अंदर का जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, अंदर का जो रिपेयरिंग सिस्टम है वो काम ही नहीं कर रहा है। कैसे करेगा? क्योंकि उसकी एनर्जी कहां जा रही है? सेफ्टी में जा रही है कि सिक्योर करो भाई पहले। यहाँ प्लेसिबो इफेक्ट का एक और डीप मैकेनिज्म आता है, जब कोई डॉक्टर कॉन्फिडेंटली बोलता है कि ये दवाई आपको ठीक करेगी, पेशेंट उसी वक्त से सेफ फील करना शुरू कर देता है, जो मैंने पहले ही बोला, सेम मोमेंट से स्ट्रेस कम होने लगता है। बॉडी कहां जाती है? बॉडी पैरासिम्पैथेटिक मोड में उसी वक्त जाना शुरू कर देती है और हीलिंग शुरू हो जाती है। इसलिए मैं तो ये बहुत बार बोलता हूँ, ठीक है, हम हर 6 महीने में ना ब्लड टेस्ट कराते हैं, पूरी बॉडी के टेस्ट होते हैं। एंड आई डोंट नो हाउ पिछले कई सालों से टेस्ट होते हैं, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, क्योंकि टेस्ट होते ही ठीक लगने लगता है। कई बार वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से बात होती है, वहां पे ठीक लगने लगता है। आई थिंक इट इज विद मेनी ऑफ अस, ये हमने से बहुत सारे लोगों के पास है। आप बहुत बीमार महसूस करें, डॉक्टर के पास गए, पहली मेडिसिन भी नहीं लिया आपने, घर वापस आते आते आप अच्छा महसूस करने लगे, आपको तो अच्छा लग रहा है यार, चलो वापसी में छोले भटूरे खा लें क्या। अब बोलते हैं भाई सुबह तुम्हारा क्या हाल था, अब क्या हाल। यानी कि ये सब कुछ कुछ तो यहाँ होगा ना, ये सब कुछ तो यहाँ होगा ना, और ये बहुत कॉमन है हम सब में। बीइंग एन इंडियन, हमें तो यही सब सीखा है, ये से समझा। अब सोचो ना, इसका सीधा इंप्लीकेशन हमारे लिए क्या है। आप कॉन्शियसली अपनी बॉडी को सेफ्टी सिग्नल दे सकते हो कुछ ऐसा करके, या ब्रीथ से, सांसों से, मेडिटेशन से, सेल्फ टॉक से, बिलीफ से। और याद रखना ये स्किल है,
नेचुरली नहीं होता है, इसको सीखा जाता है, और इसको सीख कर आप कर सकते हो। और यही कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सेशन है हमने एक्सक्लूसिवली उन लोगों के लिए रखा गया जो मेडिटेशन करते हैं। यही कंडीशन रखी गई, मेडिटेशन का आप हिस्सा हो या नहीं हो, क्योंकि अगर नहीं हो तो ये हीलिंग कैसे करोगे आप अपनी। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि बहुत एक बड़ी पिक्चर हमारे सामने आ चुकी है कि हमारे ब्रेन को पता ही नहीं होता कि भाई रियल क्या है, फेक क्या है। जो हम रिपीटेडली सोचे हैं वो बॉडी बना रही है। हमें बॉडी का ये भी समझ में आ गया कि न्यूरोप्लास्टिसिटी है। हमें ये भी समझ में आ गया कि हमारे अंदर एक फार्मेसी है, दुकान अपनी लगी हुई अपनी, ठीक है। हम पड़ोसियों के यहाँ से 10% डिस्काउंट पे दवाइयाँ खरीद के ला रहे हैं, अंदर भी दवाइयों की दुकान थी। हम ये भी समझ गए कि जो हमारी जीन्स है, हम उसके वी आर नॉट सर्वेंट ऑफ द जीन्स, वी कैन चेंज इट, हम जब चाहें कर सकते हैं। और ये भी समझ में आ गया कि स्ट्रेस में बॉडी हील नहीं कर सकती। तो अगर हम सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं तो बॉडी हीलिंग मोड में है ही नहीं, और इसी कारण है तो सब स्ट्रेस के साथ ये सारे जोन एक्टिव हो रहे हैं। हमें बिना कुछ खास खराब किए अपने जीवन में हमें शुगर भी हो गया ना। मैं बहुत लोग बोलते हैं मैं तो मीठा खाता ही नहीं हूँ, लोगों को कुछ डायबिटीज होनी शुरू हो जाती है, बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है बिना कुछ किए, ठीक है। क्यों? हमारी जो सोच है, वो जो सोच है वहां से बहुत सारी चीजें निकल रही है। ओके, तो आपकी हमारी जो सोच है वो हमारे ये भी हमें पता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करती है और चीज़ों को वहाँ से बेहतर चीज़ें समझ में आ सकती है। अब इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं, ठीक है। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही अनकंफर्टेबल भी होने वाला है, ठीक है। द नोसीबो इफेक्ट, NOCEBO, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल भी होगा, ठीक है। और मैंने इससे पहले मैंने कहा था कि ये पावर न्यूट्रल है, ठीक है। अब ये समझना मैं इसका मतलब क्या है। न्यूट्रल है मतलब ये हैमर की तरह है, हथौड़े की तरह। आप उससे घर भी बना सकते हो या घर को तोड़ भी सकते हो, और यानी कि घर आप खुद हैं। आपकी सोच हीलिंग कर सकती है या सेम सोच बीमारी भी क्रिएट कर सकती है। अब तक हम सिर्फ ब्राइट साइड देख रहे हैं कि प्लेसिबो, मिरेकल हीलिंग, ट्यूमर्स पिघल गए लोगों के, फेक सर्जरी से लोग दौड़ने लगे, खेलने लगे, गोल्फ खेल रहे हैं। इंस्पायरिंग स्टोरीज हमने सुनी, लोग डिस्चार्ज हो गए, बीमारी ठीक हो गई, कैंसर ठीक हो गया, ये हो गया। अब दूसरी साइड है इसकी, और ये साइड मैं बिल्कुल साफ बोलूंगा, मैनिपुलेट नहीं करूंगा या इनडायरेक्ट नहीं बोलूंगा, सीधे बात करूंगा इसके बारे में। ये साइड आपको थोड़ा सा हिलाएगी, क्योंकि ये साइड में मतलब आप सोचो हम सब के अंदर ये साइड थोड़ी थोड़ी है ही, ठीक। आप, मैं, हम, हमारी फैमिली, हमारे दोस्त, सब इस साइड में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं हर दिन, हर घंटे, और हमें पता भी नहीं चल रहा है। तो बिल्कुल ध्यान से आप बिल्कुल तैयार हो जाओ इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में कि ये कैसे ये आपको अंदर तक हिला रहा है और आपके एक्सप्रेशन को चेंज करने में मदद कर रहा है। ये बहुत कुछ समझ में आएगा। नोसीबो का मतलब क्या है? तो नोसीबो क्या है, ठीक है। प्लेसिबो का लिटरल मीनिंग क्या था, याद है आपको? आई शैल प्लीज, मैं खुश करूंगा, खुश रखूंगा। नोसीबो का लिटरल मीनिंग है आई शैल हार्म, मैं नुकसान करूंगा। ये प्लेसिबो का एकदम ऑपोजिट है। ये एक तरह से वो देख सकते हो, ये प्लेसिबो का डार्क ट्विन है। स्पाइडरमैन देखिए, लाल कपड़े वाली और एक काले कपड़े वाली, ये बिल्कुल वैसी ही है। प्लेसिबो में बिलीफ हीलिंग को ट्रिगर करता है, नोसिबो में बिलीफ बीमारी को, प्रॉब्लम को ट्रिगर करता है। बिलीफ दैट इज जो आपको हार्म कर सकती है, बिलीफ जो हर एंगल से किसी न किसी तरीके से हमें नुकसान पहुंचा रही होती है। और ये आपको शॉक करेगा, रिसर्च दिखाती है कि नोसिबो इफेक्ट कुछ केसेस में प्लेसिबो से भी ज्यादा पावरफुल होता है, प्लेसिबो से भी ज्यादा पावरफुल। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन एवोल्यूशन के चलते नेगेटिव को ज्यादा सीरियसली लेता है। ठीक, जैसे मैं बोलता हूँ ना हमेशा कि घर को गंदा करना ज्यादा आसान है, साफ करने में मेहनत लगती है। माइंड को गंदा करना ज्यादा आसान है, 1 घंटा रील देखो, माइंड गंदा हो जाता है, और उसी को ठीक करने के लिए मेडिटेशन करनी पड़ती है कई घंटे, है ना। मन को भटकाने में वक्त नहीं लगता, मन को काबू करने में टाइम लगता है। तो नेगेटिव चीजों के लिए हम बड़ा आसानी से प्रोग्राम्ड हैं। अब ये ध्यान रखना कि जो बहुत सारी जो चीजें चल रही हैं हमारे आसपास, जैसे कि जब हम सरवाइव करने की कोशिश कर, खतरे को, डेंजर को इग्नोर करना हमारे पूर्वजों के लिए थोड़ा सा मुश्किल था। वो बहुत सारे काम करते थे, तो ब्रेन डेंजर सिग्नल को प्रायोरिटी देता है, हमेशा सर्वाइवल को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। आप अच्छी चीज सुनोगे तो आप कहोगे बाद में देख लेते हैं, अगर अचानक से शॉकिंग न्यूज आएगी तो ज्यादा सुनने की कोशिश करोगे। और ये जब आपका ब्रेन एक्सपेक्ट करता है तो कि बुरा होने वाला है, बॉडी उसे अक्सर मैनिफेस्ट करती है। अब ये साइंस क्या है? ये डॉक्यूमेंटेड साइंस है, मेजर्ड साइंस है, ठीक है। ये रिव्यूड, रिसर्च्ड साइंस है, ठीक है। अब ये सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात इसमें क्या है, हमारी पूरी सोसाइटी, चाहे वो हमारा मेडिकल सिस्टम हो, फैमिली सिस्टम हो, न्यूज साइकिल हो, सोशल मीडिया हो, कॉन्स्टेंटली नोसिबो इफेक्ट्स को डिलीवर कर रहा है। आपको पता भी नहीं है, ध्यान से सुनना।
करना, बिना इंटेंट को रखे, लेकिन कोई इंटेंशन खराब नहीं है, लेकिन रियल डैमेज हो रहा है और इसको देखना आप कैसे होगा। पहला एग्जांपल इसका मैं देता हूं। पहला, शुगर पिल्स के साइड इफेक्ट, सबसे सिंपल और सबसे माइंड ब्लोइंग एग्जांपल जो हमने डिस्कस भी किया। हर क्लिनिकल ट्रायल में डॉक्टर पेशेंट्स को बता देते हैं ये दवाई आपको जो दे रहे हैं पॉसिबल साइड इफेक्ट हो सकते हैं, देते हैं। कई बार आप कोई मेडिसिन खाते हो तो बोलते हैं यार ये गैस हो सकती है, पेंडी खा लेना इससे पहले, या कुछ कुछ बहुत सारी होती है कि इसको नोजिया हो सकता है, हेडेक हो सकती है, फटीग हो सकती है। अब वहां पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ, डॉक्टर ने बोला कि ये मेडिसिन है, इससे आपका वेट गेन हो सकता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है, और लिस्ट को पढ़ के सुना रहे थे। फिर उस ट्रायल में कुछ लोगों को रियल ड्रग दी गई। सेम पहले क्या गया, पहले एक लोगों को सिर्फ शुगर पिल दी गई, ठीक है, और वो सारी चीजें बताई गई। कुछ लोगों को एक्चुअल ड्रग दी गई और वो सारी चीजें बताई गई, ठीक है। रिजल्ट क्या हुआ, शुगर पिल वाले जो ग्रुप था, शुगर पिल वाला जो ग्रुप था उसको भी साइड इफेक्ट उतने ही थे जितना रियल वाला था। आप ये समझ रहे हो, सेम साइड इफेक्ट निकले। जो शुगर पिल वालों लोगों ने बोला हेडेक होने लगा है उनको, नोजिया होने लगा, सेक्सुअल प्रॉब्लम, सेक्सुअल डिसफंक्शन, सब कुछ हुआ बिना किसी मेडिसिन के। ईयर 2007 इटालियन रिसर्चर, इनका नाम था निकोला मोंडेनी, एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। वो देयर समथिंग कॉल्ड फिनास्टेराइड, FINESTERIDE, ठीक है, फिनास्टेराइड। ये होता क्या है वो समझ लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हेयर लॉस होता है या प्रोस्टेट की एक दवाई होती है, इस पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे डॉक्टर निकोला, ठीक है। अब इन्होंने, डॉक्टर थे, आई डोंट नो, रिसर्चर लिखा हुआ है बट आई डोंट नो डॉक्टर थे या नहीं थे। उन्होंने 120 पेशेंट्स को दो ग्रुप में बांटा, 120 पेशेंट्स को। ग्रुप 1 को एक्चुअल ड्रग दिए गए और ओपनली बताया गया उनको कि इस दवाई के सेक्सुअल साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, लिबिडो कम हो सकता है, ये सब हो सकता है। ग्रुप 2 को सेम ड्रग दिया गया, सेम ड्रग दिया। अब देखो ध्यान रखना, कोई प्लेसिबो नहीं है यहाँ पर। पहले को भी सेम ड्रग दिया गया, असली ड्रग, असली दवाई, दूसरे को भी असली दवाई दी गई, लेकिन दूसरे ग्रुप को इसके साइड इफेक्ट के बारे में बोला ही नहीं गया कि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। रिजल्ट पता है क्या हुआ, ग्रुप 1 में 44% लोगों ने सेक्सुअल साइड इफेक्ट को रिपोर्ट किया, बताया कि सेक्सुअली साइड इफेक्ट हमें हुए हैं। और ग्रुप 2 में पता है कितने लोगों ने रिपोर्ट किया, सिर्फ 15% लोगों ने, सिर्फ 15% लोगों ने। सेम दवाई, सेम बॉडी, सेम इंफॉर्मेशन, एक को अलग दी गई, दूसरे को इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी गई। फर्क क्या था, बिलीफ का। लेकिन बोलने वाले लोगों ने कहा ये हो सकता है कि बॉडी ने कहा ठीक है ये करता है तो करता है, नहीं करता है तो नहीं करता है। इसका इंप्लीकेशन क्या है ये समझना। आप टीवी पे मेडिसिन का एडवर्टाइजमेंट देखते हो, ठीक है, देखते हो, बहुत सारी मेडिसिन का या किसी किसी चीज का आता है। लास्ट 30 सेकंड में बहुत ही फास्ट वॉइस में साइड इफेक्ट बोले जाते हैं, याद है, सब्जेक्ट टू दिस, सब्जेक्ट टू दैट एंड ऑल दैट, कंडीशंस होती हैं उसकी, है ना। अब एक बात ध्यान रखना, उसमें ये भी हो सकता है कि भाई इससे आपको हेडेक हो सकता है, नोजिया हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, रियल लिवर डैमेज हो सकता है, ये सब बोला जाता है, बहुत फास्ट बोला जाता है, मतलब फास्टेस्ट बोलते हैं 2-3 सेकंड में। आप अपने आप से पूछो क्या ये हेल्पफुल है या ये आपको आपके अंदर नोसीबो साइड इफेक्ट को क्रिएट कर रहा है। सोचो, वो स्टॉक मार्केट में बोलते हैं सब्जेक्ट टू रिस्क एंड ऑल दैट। जो मैं अब बताने जा रहा हूँ ना, ये इसको सोच के ना डरना मत, आप ये मत डरना, ठीक है, इसको लेके मत बैठना, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। हम अब बात करें, वो याद है पिक्चरों में आपने देखा होगा, ध्यान से सुनना है इसको, वुडू सुना है, वुडू गुड़िया लेते हैं, गुड़िया में पिन चुभोते हैं, सुना है ये, है ना। एग्जाम्पल है वुडू डेथ का। अब ये एक और लेवल है, ये थोड़ी डिस्टर्बिंग है बट जानना जरूरी है, रियल है। जब लोग इसके बारे में बात करें, और जहां से मैंने रेफरेंस उठाए वहां पर पूरा रिसर्च है इसके पीछे, ठीक है। अब ये सोचो कि साइंस इसको मान रही है कि 1942 का साल, हार्वर्ड का एक बहुत रिस्पेक्टेड फिजियोलॉजिस्ट वॉल्टर कैनन, ठीक है। अब ये आदमी बहुत ही टफ साइंटिस्ट था, स्पिरिचुअल नहीं, फिलोसॉफिकल नहीं, पूरा हार्डकोर साइंटिस्ट, पूरा साइंस। लेकिन उसके पास रिपोर्ट्स आने लगी दुनिया भर से किसके बारे में, प्रिमिटिव सोसाइटीज के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के एब ओरिजिनल कम्युनिटीज। अब ओरिजिनल कैसे बोलते हैं इसको मुझे नहीं पता, AB ओरिजिनल कम्युनिटीज, ठीक है, AB ओरिजिनल एक ही वर्ड होता है, ठीक है। यहाँ से अफ्रीका के ट्राइब्स की वहां से आने लगी, साउथ अमेरिका के रिमोट विलेजेस से आने लगी, हवाई से, न्यूजीलैंड से, काफी जगह से रिपोर्ट सेम थे। और मतलब आप ये सोचिए कि इसमें क्या निकल कर आया, अगर ट्राइब का विच डॉक्टर या शमाम जिसको बोलते हैं, किसी इंसान पर डेथ कर्स डाल दे, ध्यान रखना, इसे डरना क्यों है, डरना क्यों नहीं है वो समझाऊंगा, किस लिए आपके लिए ये बिल्कुल काम का नहीं है ना। अगर वो उसका शमाम या पुजारी या विच या जो भी कुछ हो, जो भी विच डॉक्टर, जो भी बोलना चाहो आप उसको, यहाँ पर इसको मेंशन किया, विच डॉक्टर बोला गया। विच मतलब वो चुड़ैल वाला डॉक्टर, WITCH। चुड़ैल इज नॉट जस्ट फीमेल, ओके, मेल भी हो सकता है, मेल चुड़ैल। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अगर वो डेथ कर्स श्राप दे दे,
ठीक है, बोन पॉइंट करके, मतलब वो सामने बैठा है बोन को पॉइंट करके, या बोलते उसमें बोलते हैं हेक्स प्रोनाउंस करके, वो इंसान लिटरली मर जाता था, घंटों में, दिनों में, कभी कभी कुछ मिनट में भी। मतलब बिल्कुल हेल्दी इंसान भी बिना किसी फिजिकल इंजरी के, कोई पॉइजन नहीं, कोई कर्स नहीं, सीधा गया। और कैनन ने, जो डॉक्टर कैनन थे, उन्होंने रिसर्च स्टार्ट की और उसका 1942 का जो पेपर था, उसका नाम उन्होंने दिया वूडू डेथ। वूडू डेथ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट में पब्लिश भी हुआ। ये पेपर आज भी मेडिकल लिटरेचर में इसका रेफरेंस दिया जाता है। इसमें कंक्लूड क्या हुआ, ये मैजिक नहीं था, ये पूरा का पूरा बायोलॉजिकल मैकेनिज्म था। जब इंसान का बिलीफ एब्सोल्यूट हो जाता है, जब वो ये मानने लगता है कि ये बहुत पावरफुल इंसान है, इसने अगर मुझ पर कुछ किया है तो अब मैं बच ही नहीं सकता, तो उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो कहते हैं, वो ओवरड्राइव में चला जाता है, मैसिव एड्रेनल रिलीज होता है, हार्ट रेट स्काई रॉकेट हो जाता है, ब्लड वेसल अकॉर्डिंगली काम करने लगते हैं, कुछ आवर्स में सिस्टम ओवरलोड होते ही कार्डियक अरेस्ट। ध्यान रखो, ये किसको नहीं हुआ, किसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? पहला, जिसने बोला फालतू ही क्या बोल रहा है, कुछ नहीं हुआ उनको। जिसको पीछे से किया गया, जिसको पता ही नहीं था, उसको भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिसको सामने ऐसे मंत्र फूंक के दिया गया, उनको ही असर हुआ। याद है, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि नजर रियल होती है क्या, और मैं उसका एक ही जवाब देता हूं, मैंने भी कुछ दिन पहले भी दिया एक मैम को। जो सोचते हैं कि नजर लगती है, उन्हीं को नजर लगती है, और जो सोचते हैं नजर नहीं होती, कुछ नहीं होता है, बेकार की चीज है, सच में बेकार की चीज होती है, कुछ नहीं है इनका, एक्चुअली में यही है। यानी कि बिलीफ लिटरली खुद को, मतलब हम खुद को खत्म कर लेते हैं। आप सोच रहे हो कि भैया ये तो प्रीमिटिव सोसाइटीज की बात हो रही है, आजकल तो ऐसा नहीं होता। मतलब मैं आपको बता दूं कि भैया हमें लग रहा है कि पता नहीं क्या क्या चल रहा है, लोग क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से तो कोशिश करते ही करते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं पर असर होता है जो ये सोचते हैं कि ये सब चीजें होती हैं। अगर आप ये सोचो कुछ नहीं होता यार, आई एम द ओनर ऑफ माई माइंड एंड ओनर ऑफ माई लाइफ, सब कुछ ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं, कुछ नहीं होगा, नॉट इवन 1%। अब एक और मतलब सोचो यहाँ पर, मतलब आप ना ये भी समझना, इसका एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल है, डायग्नोज अ कर्स। मतलब इसमें क्या किया गया 1970 में, ठीक है, टेनेसी, ये अमेरिका के कोई थे, ठीक है, टेनेसी में, अमेरिका में, डॉक्टर क्लिफ्टन, ठीक है, वहां के इंटरनल मेडिकल डॉक्टर, टेनेसी अमेरिका में रहते थे। इन्होंने अपने करियर में बहुत सारे कई केसेस देखे, जो मतलब बहुत लोगों को कंसिस्टेंटली डर लगता रहा, कंसिस्टेंटली। एक पेशेंट का नाम था सैम, ठीक है, ये क्या थे, रिटायर्ड शू सेल्समैन थे। डॉक्टर ने जब इनको एग्जामिन किया तो एक ट्यूमर मिला, जिसको बोला गया एसोफेगस। इनके एसोफेगस में एक ट्यूमर मिला, मतलब बेसिकली लिवर में स्प्रेड था वो थोड़ा। वर्डिक्ट किए कि उनको बोला गया कि भैया इनको टर्मिनल एसोफेजियल कैंसर विद मेटास्टेटिस इनको है, ठीक है। अब ये मेडिकल लैंग्वेज है, पता नहीं मैंने सही से प्रोनाउंस किया है भी नहीं किया है, ठीक है। डॉक्टर ने सैम और उसकी पूरी फैमिली को बोल दिया कि भैया इनको कुछ ही हफ्ते बचे हैं, ठीक है, इनके पास कुछ ही हफ्ते हैं। जो भी उस रिसर्च से रिपोर्ट आई उनके पास, सैम ने जो भी वर्डिक्ट आया, डॉक्टर ने बोल दिया कि भैया कुछ ही हफ्ते बचे, भैया उसको पूरा एक्सेप्ट कर लिया। और भैया उसके बाद आई थिंक कुछ ही हफ्तों के बाद वो सैम एक्सपायर हो गया, ठीक है। फैमिली ने भी बोला कि हाँ सर, डॉक्टर साहब आप सही बोल रहे थे, कुछ ही हफ्ते वो जिए। और उसके बाद क्या हुआ, बाद में ऑटोप्सी की गई, और उसके बाद जो डॉक्टर थे, डॉक्टर क्लिफ्टन, बिल्कुल शॉक हो गए। उनको पता क्या मिला, उन्होंने सैम की बॉडी में पता चला कि कैंसर ऑलमोस्ट था ही नहीं। एसोफेगस में एक छोटा सा ट्यूमर था, डेफिनेटली वो डेंजरस नहीं था। लिवर में एक छोटा सा स्पॉट था, मतलब वो वहां जहां सोचा था वो वहां था भी नहीं, और बॉडी में जिस एरिया में था वहां पर वो एक्टिव भी नहीं था। मतलब सैम को जो बोला गया वो गलत था, गलत डायग्नोसिस था, लेकिन सैम मरा कैसे? डॉक्टर क्लिफ्टन ने उसके बाद लिखा, ही डाइड बिकॉज ही बिलीव्ड ही वॉज डाइंग। वो सिर्फ इस वजह से मरा क्योंकि उसे लगा कि मैं मरने वाला हूं, उसे एक्चुअली कोई बीमारी थी नहीं। अब ये केस मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुआ, और उनकी एक किताब है जिसका नाम है सिम्टम्स ऑफ अननोन ओरिजिन। सिम्टम्स ऑफ अननोन ओरिजिन। मैं इस किताब को पढ़ूंगा, मैंने इसको पढ़ा नहीं, किताब रेफरेंस में मिला मुझे, इन किताबों के ही रेफरेंस में मिला। अब इसका कंक्लूजन क्या था, डायग्नोसिस कई बार एक कर्स हो सकता है। अब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये हालांकि नहीं करना चाहिए, बट मैं फिर भी शेयर कर रहा हूँ। आपने देखा होगा हमारे बड़े बूढ़े, यानी कि जो थोड़े से उम्र में ज्यादा है, आपने देखा होगा वो टेस्ट वेस्ट से बड़ा डरते, टेस्ट वेस्ट कराने नहीं जाते। क्यों नहीं जाते पता है आपको? उन्हें लगता है कि जैसे मुझे पता चलेगा मुझे कुछ है तो मैं और बीमार पड़ने लगूंगा और मैं जल्दी चला जाऊं। या तो उनकी बातों से या उनके बिहेवियर में नजर आया, एक्चुअली में यही है। जैसे ही कुछ चीज फाइंड आउट होती है उसका इंपैक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। और हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली, ट्रीटमेंट ताकि सही तरीके से उनको ट्रीट किया जा सके, बट ये उसी का एग्जांपल है नसीबों का कि चीजें कैसे चल रही हैं। जब डॉक्टर, पहले ये सोचो ना, जब डॉक्टर व्हाइट कोट पहन ले, अथॉरिटी फिगर, ठीक है, सोसाइटी के मतलब बहुत ट्रस्ट के साथ हम डॉक्टर को देखते हैं, कॉन्फिडेंटली बोलते हैं,
ठीक है, वो ये बोलते हैं कि आपको ये है और आपके पास इतना टाइम है, तो पेशेंट का मन उस रियलिटी को लिटरली थोड़े दिन में सूनर और लेटर एक्सेप्ट कर ही लेता है, बॉडी उसकी बात मान ही लेती है। मतलब आप ये सोचो कि ईयर 2005 की एक स्टडी हुई, रिसर्चर ने 35,000 पेशेंट का डेटा एनालाइज किया जिन्हें टर्मिनल कैंसर डायग्नोसिस मिला था। कंक्लूजन, पेशेंट सब बहुत, मतलब आप सोचिए, बहुत ये सोच रहे थे कि उनकी जो डेथ है वो बहुत पास में है, एवरेज से थोड़ा ज्यादा ही, मतलब वो पास में सोच रहे थे। डॉक्टर ने गेस किया और डॉक्टर ने जब उनको बताया उस चीज के बारे में, मतलब वो बिल्कुल मैजिकली काम कर रहा था, क्योंकि वो गैस में सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं थी, गैस में उनका नोसिबो का प्रिस्क्रिप्शन था, ऐसा बोला गया। मतलब जब आप किसी भी पेशेंट को, जो मतलब आप जिसको कैंसर है, आप उसको बोल दो कि भाई तुम्हारे पास बहुत ही कम वक्त बचा है, लिटरली उन सभी लोगों के पास शायद उस दिन से पहले उनको पता भी नहीं था कि उनको कैंसर है, उनकी लाइफ खत्म होने लगती है। आई डोंट नो आपने ये नोट किया है नहीं किया है, अचानक से अपने आसपास देखा होगा जरूर आपने, अचानक से आपने ये नोट करना शुरू किया, कोई आपके आसपास, कोई पर्सन आपकी फैमिली में, बाहर कहीं पर भी, वो सब कुछ ठीक है, नॉर्मल किसी प्रॉब्लम से उसको डॉक्टर के पास लेके गए, जब डॉक्टर उनको डायग्नोस करता है तो उनको मिलता है भाई 3rd स्टेज कैंसर, उनको लेकर ही किसी और चीज के लिए गए थे आप, और जिस दिन वो टेस्ट होता है, लिटरली उसी दिन के बाद से, मतलब जिस दिन डॉक्टर उनको बताता है कि भाई इनके तो ये चल रहा है, उसी दिन के बाद उनकी हालत खराब होनी शुरू हो जाती है। सोचो कैसे चल रहा है ये, मतलब ये सोचो ना कि कैसे काम कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको अगर कोई भी पेशेंट ऐसा मिलता है तो उनको बताना चाहिए, लेकिन यानी कि हम जो भी प्रॉब्लम हम महसूस कर रहे हैं उसको अपने शरीर पर कितना सीरियसली ले रहे हैं हम उसको। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब आपको, अगर कोई डॉक्टर आपको डायग्नोसिस दे, या वो बोलते हैं ना प्रोग्नोसिस दे, आप उसे इंफॉर्मेशन की तरह समझो, इंफॉर्मेशन लो, लेकिन उसका प्रिडिक्शन, उसके प्रिडिक्शन को अपनी रियलिटी मत बनाओ। डॉक्टर का काम है आपको इन्फॉर्म करना, आपको बताना, आपकी बॉडी का काम है वही करना जो वो कर सकती है, और वो अक्सर प्रिडिक्शन से ज्यादा पावरफुल होती है। ये समझना ज्यादा जरूरी है, ये समझना जरूरी है बहुत ज्यादा। आई डोंट नो, आई एम श्योर रिलेट कर पाओगे। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला भाई ये तो बहुत मुश्किल है, इनका तो इमरजेंसी में आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा फॉर XYZ रीजन। आपने कहा नहीं, वी विल गो टू अनदर डॉक्टर और वी विल डू इट समवेयर एल्स एंड वी विल टॉक टू फ्यू मोर पीपल। आप ये सोचो, एक डॉक्टर जो कि सच बोल रहा है, अपने एक्सपीरियंस से सब कुछ सच बोल रहा था, मैनिपुलेट नहीं कर रहा था, फायदा नहीं उठा रहा था वो, लेकिन जैसे आप किसी और डॉक्टर के पास जाते हो, बोलता है यार इसको थोड़ा हम अलग तरह से ट्रीट करते हैं, होल्ड करते हैं, ये मेडिसिन देते हैं, एंड एब्सोल्युटली ओके। और आपको लगता है यार वो 4 साल पहले पता क्या हुआ था, वो तो मेरा ऑपरेशन ही करने वाला था भाई, मैंने तो निछाव नहीं करवाया। अब ये सब क्या चल रहा है, ये सब चल क्या रहा है? सोचो, एक इन्फॉर्मेशन पे आपने अलग अलग तरह से रिएक्ट किया, एक में वहीं पर हो गया सारा काम, एक दूसरे में आपने कहा नहीं, लेट मी पुश इट, लेट मी टॉक टू फ्यू मोर पीपल, लेट मी टॉक टू फ्यू मोर हॉस्पिटल्स, लेट मी टॉक टू समबडी हु इज नोन। फिर वो आपको नोन होता है, वो बोलता है बीमारी सेम है, देखो सेम बीमारी, वो क्या बोलता है, अरे तू टेंशन मत लेना, तो एक काम कर, तू ये ट्रीटमेंट करते हैं, अगले 10 दिन फिर देखते हैं क्या होता है, एंड यू आर एब्सोल्युटली ओके, नो कंपैरिजन, नो प्रॉब्लम राइट नाउ, कुछ है ही नहीं। अब ये सोचो, ये मतलब अभी सोचो नहीं चल क्या रहा है यार, कि ये यहां से है सब, ये सब यहां से बिल्ड हो रहा है। मतलब ये हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल कि भाई हम तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं फिर तो इससे, चाहे वो प्लेसिबो, चाहे वो नोसिबो, चाहे वो अपनी हेल्थ को अच्छा देखना और या खराब देखना। तो सबसे इंपॉर्टेंट, आप सोच रहे होगे कि ये सब ना एक्सट्रीम केसेस हैं, वूडू, टर्मिनल डायग्नोसिस, शुगर पिल के साइड इफेक्ट्स। अभी ध्यान रखो, हो सकता है आप भी बोले नहीं यार ये मेरे साथ तो नहीं हो रहा है। एक बार ध्यान समझना इसको, यहाँ पर अब आपका पॉइंट आ रहा है, सबका, हम सबका, इनफैक्ट नॉट आप सबका, हम सबका। ऑनेस्टली सोचो, आप रोज अपने आप से क्या बोलते हो, अपने घर पर, अपने व्हाट्सएप पर, या क्या सुनते हो? यार मैं ना हमेशा जब ठंड आती है ना, मैं ना बीमार पड़ने लगता हूँ यार, जैसे ना वेदर चेंज होता है ना, मेरे को ना एलर्जी हो जाती है यार, मेरे घर पे ना सबको डायबिटीज है यार, अब मुझे भी हो ही जाएगा, अभी तो ठीक चल रहा है यार, मुझसे ना स्ट्रेस हैंडल नहीं होता यार, सुबह उठता हूँ ना तो मेरे को ना बैक पेन रहता है यार कंसिस्टेंटली हमेशा, अब तो मेरे को आदत ही हो गई इस बैक पेन की यार, मेरी तो जीन्स में ही एंजाइटी है, सब ऐसी मेरे घर में ऐसे ही रहते हैं सारे। अब मैं 40 साल का हो गया हूँ, इस उम्र में ये सारी प्रॉब्लम आती हैं, ये तो आती है भाई, घुटने उठने में दर्द तो शुरू होगा ही, अब क्या है, अब ये तो उम्र होती है भाई। मैं अगर ये खाऊंगा ना, मैंने अगर चेरी खा ली भाई, मुझे एलर्जी जरूर होगी, मेरे को पीनट से एलर्जी भाई होती ही होती है भाई, मेरे हाथ ना ठंडे ही रहते हैं, ये मेरे को बीपी की प्रॉब्लम से चलता ही चलता है, मेरे घर में सबको शुगर थी इसलिए मेरे को शुगर आई है, तो क्या है, नॉर्मल है, ध्यान ही तो रखना पड़ेगा, ध्यान रख लेंगे भाई। भगवान ने मुझे सिर्फ दुख ही दिए हैं, मुझे कुछ अच्छा आराम से देता ही नहीं है, मुझे मिला कहाँ है आज तक कुछ, मुझे रो धो के तो भगवान कुछ देते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये सब हमारी रियलिटी है, ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, ये सिर्फ कंप्लेंट्स नहीं है, ये सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड नोसिबो है, सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड नोसिबो डोज है। आप अपने आप को रोज दे रहे हो, दिन में 10 बार दे रहे हो, कर्स रहे हो, कोस रहे हो। और सॉरी मैं ऐसा बोल रहा हूं, बहुत बार हम अपने घर में कोसते हैं ये सब,
घर में अपने बच्चों को, बड़ों को ऐसे ही करते रहोगे ना, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे तुम। यही चलता रहा ना, एक बात बताओ, खुद सोचो। मतलब मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ कि बेट तुम लड़कियों को कंप्लेन पड़ती है, तुम ऐसा खाना बनाना नहीं सीखोगी ना, घर कैसे चलाओगी? आज मस्त घर चला रहे हो, कोई कनेक्शन है उसका? आज सब कुछ आता है, किचन भी आता है, बाहर काम करना भी आता है, सब कुछ आता है, एवरीथिंग यू नो। लेकिन हमने क्या सब नहीं सुना? और सॉरी, ऐसा क्या हम आज भी तो नहीं कर रहे अपने घर में? ये सब एनर्जी है, आपकी बॉडी सुन रही है। योर बॉडी नोज द स्कोर। रिमेंबर दैट बुक याद है, द बॉडी नोज द स्कोर। जैसे पहले हमने सीखा, बॉडी वही बनती है जो बिलीव करते हो आप सिर्फ खुद की बातें नहीं हो, फैमिली का आपका प्रोग्रामिंग, बेटा हम लोग तो ऐसे ही होते हैं, ये फैमिली की बीमारी है, कुछ नहीं हो सकता, इस उम्र के बाद सब कुछ ढलना ही होता है, अरे 60 के बाद तो झुर्रियां आएंगी ही, क्या सोच रहे हो, जवान रहोगे क्या जिंदगी भर? ये सब हम सुन रहे हैं, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड चल रहे हैं। 40 के बाद किन किन बीमारियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, 50 के बाद क्या सब ना करें, कैंसर के होते हैं ये साइन, और आप देखते भाई ये 10 में से तो 4 मेरे में भी, और यू फिट स्टार्टेड रियलाइजिंग यार ये क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर ऐसी हुक के साथ, डॉक्टर्स वोंट टेल यू दिस हिडन सिम्टम्स ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग, और आप कहते हो ये सारे हिडन मेरे अंदर जो हिडन थे तो बाहर आ गए यार। हर रोज हर तरफ से एक कांस्टेंट नोसीबो आपके अंदर जा रहा है, आपकी बॉडी में। आपकी बॉडी बहुत इनोसेंट है, बहुत ओबीडियंट है, ट्रस्ट करती है, विश्वास करती है आप पर, आप क्या सुन रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, इस पर विश्वास कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है कि आप शायद प्लेसिबो नहीं कर रहे हो, लेकिन हो सकता है प्लेसिबो मतलब पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं डाल रहे हो, लेकिन हो सकता है आप नोसीबो रेगुलरली कर रहे हो, रोज कॉन्स्टेंटली। और जब तक आप नहीं रुकोगे ना, तब तक आप ही ध्यान रखना, कॉन्शियसली ये पैटर्न नहीं बदलेंगे। कोई हीलिंग टेक्निक, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन कैसे काम करेगी, कोई मेडिसिन कैसे काम नहीं करेगी आपके ऊपर, क्योंकि एक हाथ से आप हील कर रहे हो, दूसरे हाथ मतलब आप ये सोचो, एक हाथ से मेडिसिन खा रहे हो, दूसरे हाथ से जहर पी रहे हो, क्या काम करेगा बताना, खुद सोचो क्या काम करेगा। तो ये नोसीबो इफेक्ट है, इसको जानना जरूरी है। और मैं जानता हूं कि ये थोड़ा जो हमने नोसीबो में डिस्कस किया, ये थोड़ा हैवी तो है, पेनफुल है ये सब चीजें, लेकिन यार आप ये सोचो ना कि आप ये रोज तो नहीं कर रहे हो अपनी बॉडी के साथ या अपने आसपास, ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। और अच्छी बात एक और भी है, जो आज सुन रहे हो, ये अवेयरनेस का पहला स्टेप भी हो सकता है। आपने देख लिया, जो चीज देख ली जाती है वो रोकी जा सकती है, ठीक है। तो प्लीज इंश्योर करो कि आप ये सोचो कि एक ना पेपर पेन सबके पास है, अभी सब लोग पेपर पेन जरूर प्लीज निकालो, ठीक है। पेपर पेन, एक छोटी सी एक्सरसाइज करो, ठीक है, या तो पेपर पेन पे या फोन पे, पेपर पेन इज गुड, ठीक है। 3 चीजें लिखो, पहला 3 सेंटेंसेस जो आप रोज अपने आप से बोलते हो आपकी हेल्थ के बारे में, लिखो। नॉट नेसेसरी गुड, मैं ज्यादा लंबा हूं, मैं ज्यादा छोटा हूं, मैं ज्यादा गोरा हूं, मैं ज्यादा काला हूं, मैं ज्यादा मोटा हूं, मैं ज्यादा पतला हूं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। प्रेगनेंसी के बाद पेट तो बढ़ेगा ही, वेट तो बढ़ेगा ही, थायराइड तो आता ही आता है, ये सारे थॉट, बाल तो प्रेगनेंसी के बाद झड़ने ही झड़ने हैं, कुछ भी बोलते हो आप अपने आप को लिखो। फीमेल के लिए बोला, मेल को अपना कुछ होता होगा, मेल के लिए भी बहुत सारे होते हैं, है ना, अंडरस्टूड, हाँ नाइस ठीक है, बहुत सारी चीजें। दूसरा, एक बिलीफ जो आपको अपनी फैमिली से मिला हो हेल्थ के बारे में, मतलब फैमिली में शुगर था, मेरे को भी हो जाएगा क्या, उनके बाल उड़ गए, मेरे को भी मेरे भी उड़ जाएंगे क्या, वहां पर सब मोटे मोटे हेल्दी हैं, मैं भी वैसा ही तो हूँ टाइप्स। ओके। थर्ड, एक कमेंट जो आपके किसी डॉक्टर ने आपको दिया और आपने पकड़ के रखा हुआ है जिंदगी भर से, पता नहीं कितने सालों से, ऐसी कौन सी लाइन है जो आपने पकड़ के रखी है, ठीक है। डॉक्टर ने कुछ तो बोल दिया, देखो जी माता जी आपके तो ये पैरों में तो घुटने में अब दर्द रहेगा ही, उम्र ही तो हो गई आपकी, अब कुछ तो पकड़ लिया आपने, कुछ तो ऐसा। डन है, तीनों लिख लिया। अब ये जो 3 चीजें ये जो देख लो, इनको ध्यान से देखो, ठीक है। ये आपके रोज के नोसीबो हैं, नोसीबो प्रिस्क्रिप्शन जो आप दे रहे हो, और ध्यान रखना ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है समझने का, क्योंकि अब टाइम है नोसीबो को रिप्लेस करने का। प्लेसिबो हमने समझा, अब नोसीबो को कैसे रिप्लेस करना है, प्लेसिबो को कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये अब ध्यान से जानते हैं। मेक सेंस? अब हम बात करने वाले हैं हाउ टू रीप्रोग्राम योर माइंड फॉर नोसीबो एंड प्लेसिबो, ठीक है। माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करें। कुछ लोगों को शायद ऐसा अभी हो सकता है लग रहा हो कि यार मैं तो खुद अपनी बिगेस्ट प्रॉब्लम बन गया हूँ, मैंने ही अपने जीवन में ये सब चीजें खुद तो नहीं लेकर आया हूँ, ठीक है। तो अभी रुक जाना, अभी कोसना मत करो, मैं बताऊंगा कब कोसना है अपने आप को, ठीक है। ये ध्यान रखो, ये तो एक तो अवेयरनेस है ये, लेकिन अवेयरनेस, ध्यान रखना, अवेयरनेस हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट है, ठीक है। क्योंकि अब आप अनअवेयर नहीं हो, अनजाने में नहीं कर रहे हो कुछ, अब आप अवेयर हो। जब आप अवेयर हो जाते हो तो आप क्रिएटर बन जाते हो। और आगे एग्जैक्टली आपको मैं वही बताने वाला हूं, मतलब जो पिछले 30-40 सालों में दुनिया के बेस्ट रिसर्चर्स, बेस्ट डॉक्टर्स ने डेवलप किए, ठीक है। चाहे वो जो डिस्पेंजा की कुछ किताबें हों, हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के रिसर्च हो, हार्वर्ड रिसर्च हो, न्यूरोसाइंस लैब के फाइंडिंग्स हों, ठीक है, या एंशिएंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हों,
जो आज की मॉडर्न साइंस बिल्कुल वैलिडेट कर रही है, तो वो हम समझने वाले हैं, ठीक है। और ये ध्यान में, ये कोई फील गुड मोटिवेशनल बातें नहीं है, ये प्रोटोकॉल्स हैं, ये डेली प्रैक्टिस हैं, और जो लोग इन्हें कंसिस्टेंटली करते हैं वो देख पाते हैं अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को, अपनी रियलिटी को। लिटरली आपको इन सब चीजों में आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ, आपकी रियलिटी, ये लिटरली आपको बदलती हुई नजर आई, ठीक है। तो प्लीज अब पेपर पेन जरूर खोल लेना और इसको नोट जरूर कर लेना, ठीक है। सबसे पहली चीज ध्यान रखना, ये जरूरी है सबसे पहले जानना कि एक बिकम अ न्यू पर्सन, एक नया इंसान बनो। सबसे पहला सच है, अगर आप अपनी हेल्थ को बदलना चाहते हो, अपनी रियलिटी को बदलना चाहते हो, तो आपको एक नया इंसान बनना पड़ेगा। ये सुनने में थोड़ा सा वियर्ड है, नया इंसान का मतलब क्या है, लेकिन इसको सुनते सुनते समझना नया इंसान बनने का मतलब क्या है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसके बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड लीडिंग एक्सपर्ट हैं ऑन दिस वर्क, आपने पता ही होगा। एक बहुत ही अमेजिंग लाइन बोलते हैं, थोड़ा इंग्लिश में है तो मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, बाद में इसको ट्रांसलेट भी करूंगा। यू कैन नॉट क्रिएट अ न्यू फीचर फ्रॉम द सेम पर्सनैलिटी दैट क्रिएटेड योर पास्ट। इसका मतलब आप सेम सोच के साथ, सेम फीलिंग के साथ, सेम हैबिट के साथ, सेम आइडेंटिटी के साथ, सेम पहचान के साथ नए रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सेम रास्ते पर आप चलोगे तो सेम ही जगह पहुंचोगे, अलग जगह जाने के लिए रास्ता बदलना पड़ेगा। ये वही है सब। ब्रेन वही न्यूरल पाथवेज फॉलो करेगा, बॉडी वही केमिकल रिलीज करेगी, जीन्स वही एक्सप्रेशंस में रहेंगे और रियलिटी वही बनती रहेगी। हीलिंग के लिए आपको कुछ बदलना नहीं है, आपको कुछ बनना है। इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली वो समझाता हूं। आज सुबह आप उठे, आपने वही सोच को सोचा जो कल सोची थी। क्या सोचा था कल जो आज सोचा था? वही शिकायत की जो कल की थी, वही फील की जो आज की थी, वही पैटर्न फॉलो किया। आप कल जैसे थे आज भी वही हो, जो कल वाले आप हो वो आपकी करंट बायोलॉजी को उसने क्रिएट किया, करके दिया। हीलिंग के लिए आपको एक बेटर वर्जन, एक बेटर इंसान, एक डिफरेंट इंसान बनना पड़ेगा। एक ऐसा इंसान जो ऑलरेडी हील्ड है, ऑलरेडी काम है, ऑलरेडी शांत है, ऑलरेडी ग्रेटफुल है, ऑलरेडी खुद से प्यार में, और उस इंसान के साथ आज से कंसिस्टेंट रहना जरूरी। ये एक आइडेंटिटी शिफ्ट है, बिहेवियर शिफ्ट नहीं है। बिहेवियर बाद में ऑटोमेटिक हो जाता है जब आप खुद को एक नई पहचान देने लगते हो, जब आप अपने आप से एक सवाल पूछते हो। ये सबको पूछना चाहिए। वो इंसान जो पूरी तरह से हेल्दी है, काम है, वाइब्रेंट है, सक्सेसफुल है, वो सुबह उठकर क्या सोचता है, क्या फील करता होगा, क्या बोलता होगा अपने आप से? ध्यान से सुनना, रिपीट करता हूं। एक वो इंसान जो पूरी तरह से हेल्दी है, शांत है, अच्छी वाइब्रेशन होल्ड करता है, वो सुबह उठकर क्या सोचता है, क्या फील करता है, क्या बोलता होगा अपने आप को? ये सवाल करो अपने आप से हर रोज, और फिर वो इंसान बनने की प्रैक्टिस शुरू करो। आप कहोगे कि एक सक्सेसफुल इंसान होगा, वो सुबह उठेगा, सबसे पहले भगवान के सामने हाथ जोड़ेगा और अपनी जिंदगी के लिए धन्यवाद बोलेगा। फिर वो गरम गरम पानी पिएगा, गरम गरम पानी पीने के साथ साथ वो फिर वर्कआउट करेगा, या मेडिटेशन करेगा, या ग्रैटिट्यूड जर्नल करेगा, या फिर वो अच्छे कोई किताब पढ़ेगा। अपने आप से क्या बोलेगा? आज का दिन कितना खूबसूरत होने वाला है यार, आज तो मजा आ जाएगा यार, आज मेरे को बहुत मजा आने वाला, आज का दिन मेरा बहुत खूबसूरत होने वाला है। क्या महसूस करेगा? लाइफ कितनी खूबसूरत है, भगवान ने जो कुछ भी दिया दिल से उसके लिए थैंक यू। अब ये सब क्या चल रहा है? ये सब चल रहा है अंदर। आप एग्जैक्टली वही कर रहे हो जो एक सक्सेसफुल इंसान करता होगा रोज। ये ध्यान में, ये पहली फाउंडेशन है। पहली फाउंडेशन मतलब ये फाउंडेशन है, यही से शुरुआत है, ये मास्टर की है। इसके बाद सारे टूल इसके बाद की चीजों में आते हैं। पहली शुरुआत यही है। ये क्या फील करना है, क्या बोलना है, यहां से शुरुआत करो। अब यहां पर कुछ टूल्स हैं जो हम बात करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट टूल हैं। थोड़े जानते होगे, कुछ नहीं फर्क पड़ता कितने जानते थे, फर्क इससे पड़ता है कितने इंप्लीमेंट करो। एक भी चीज अगर मिसिंग है, आज से इंप्लीमेंट करना शुरू करोगे। टूल नंबर 1, मेंटल रिहर्सल विद फीलिंग। वो याद है पियानो वाली स्टडी? लोगों ने सिर्फ इमेजिनेशन में मोटर कोर्टेक्स को ग्रो कर लिया भाई, सिर्फ सोच से। ब्रेन को पता ही नहीं था कि रियल वर्सेस इमेजिनेशन में फर्क क्या है। उस साइंस का डायरेक्ट एप्लीकेशन है रोज सुबह नींद खुलने के 5 से 10 मिनट बाद। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। आंख खुल गई जब ब्रेन अभी भी अल्फा स्टेट में। ये स्टेट मैनिफेस्टेशन के लिए, सजेशन के लिए सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इसमें क्या करना है? अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करना है। और ये कब करते हैं हम लोग? जब आंख खुल जाती है लेकिन आप बेड पर ही हो, आंख खुल चुकी है, आप आंखें बंद करके मूंद के बैठे हो लेकिन नींद खुल चुकी है। यही वो वक्त है। इसको बोलते हैं मेंटल रिहर्सल। मेंटली रिहर्स करो, अपने फ्यूचर को आज रिहर्स करो। रोज सुबह आंखें बंद करके अपने आप को देखो। आप ऑलरेडी हील्ड हो, आप ऑलरेडी स्ट्रांग हो, आप खुश हो, आप काम हो, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो ऑलरेडी मिल चुका है आपको। जो जीवन में चाहते हो वो सब कुछ आपके पास, चाहे वो हेल्थ है, करियर है, पैसा है, रिलेशनशिप है, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन यहाँ ट्विस्ट क्या है? सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं करना, सिर्फ अफर्मेशन नहीं करना, अंदर से फीलिंग को भी महसूस करना है। फीलिंग, नींबू वाली फीलिंग याद है? मुंह में पानी फील किया था ना? ऐसे ही
क्योंकि फील आप कैसे करते हो? जब आप फील आप कर पाते हो तब कर पाते हो जब आप देखते हो आसपास कौन कौन है, उनकी चेहरे पर खुशी है, मैं कितना खुश हूँ, लोगों के क्या रिएक्शन है, क्या चल रहा है, क्या फीलिंग, क्या हवा, क्या आवाज, ये सारी चीजें। आप अपने आप को हेल्दी वर्जन की तस्वीर देखो, हेल्दी वर्जन देखो, बॉडी सही, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी इनसाइड यू। कैसे लगता है, मतलब आप भी सोचो ना कि आप पूरा अलाइव महसूस करो ना उसको, मतलब आप भी सोचो ना कि एनर्जी भर गई है यार बॉडी में, मतलब इतनी एनर्जी महसूस हो रही है, इतना पॉजिटिव, आपका बॉडी लैंग्वेज इतना कॉन्फिडेंट है। ध्यान रखना, फीलिंग इज द ब्रिज, फीलिंग इज द ब्रिज। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अपनी किताबों में हजारों बार बोला, फीलिंग इज द ब्रिज। ठीक है, उन्होंने कहा थॉट इज द लैंग्वेज ऑफ द ब्रेन but feeling is the language of the body. Thought is the language of the brain, but the feeling is the language of the body. आप सिर्फ सोच से अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम या प्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन बॉडी को प्रोग्राम करना है तो फीलिंग चाहिए, सिर्फ सोच नहीं, फीलिंग भी चाहिए। तो प्रैक्टिस ये चाहिए कि हर रोज 5 से 10 मिनट उसी वक्त आप स्टार्ट कर दोगे, विजुअलाइज करोगे जैसा आप होना चाहते हो। आप उठ के क्या कर रहे हो? बल मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप संपन्न साधना, आप सब लोग संपन्न साधना का ऑलरेडी हिस्सा है, हमारा जो मॉर्निंग मेडिटेशन है, आप जब संपन्न साधना को करते हो तो संपन्न साधना में हम ब्रीथ एक्सरसाइज करते हैं, नर्वस सिस्टम काम हो जाता है, उसके बाद आप मेडिटेट करते हो एंड विजुअलाइज करते हो। ये सोचो सब हो रहा है उसमें, लेकिन उससे भी पहले जब बेड में होते हो विजुअलाइज जरूर करना है, जरूर करना है। ब्रेन को लगना चाहिए कि पहले हो चुका है, बॉडी कंफर्म करेगी एंड देन धीरे धीरे चीजें होंगी। ठीक है, पहला टूल। दूसरा टूल क्या है? ब्रेन हार्ट या हार्ट ब्रेन कोहेरेंस। इसको पिछले 30 सालों में बहुत डीपली रिसर्च किया गया, हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया, बहुत बार। उनके रिसर्च में एक बहुत ब्यूटीफुल बात दिखाई गई कि अपने हार्ट, आपके हार्ट का अपना खुद का ब्रेन है। ठीक है, आपके हार्ट का अपना खुद का ब्रेन है, मतलब लिटरली हार्ट में 40,000 न्यूरॉन्स होते हैं, एक छोटे ब्रेन की तरह, और हार्ट आपके ब्रेन को मैसेज भेजता है। एक्चुअली ब्रेन हार्ट से ज्यादा मैसेज रिसीव करता है। ठीक है, और जब आपका हार्ट कोहेरेंट रिदम में होता है, स्मूथ, रेगुलर, पीसफुल, तो ब्रेन ऑप्टिमली फंक्शन करता है, अपने बेस्ट परफॉर्मेंस पे काम करना शुरू करता है, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाता है, हीलिंग मैक्सिमम स्टेज पर होती है। लेकिन ये कोहेरेंस कब होता है? जब आप ग्रैटिट्यूड, प्यार, एप्रिशिएशन, कंपैशन फील करते हो। और ये डिस्टर्ब कब होता है? जब आप स्ट्रेस में होते हो, फ्रस्ट्रेशन होता है, एंगर होता है, फियर में होते हो, इनसिक्योर होते हो। ये क्या है? ये है हार्ट कोहेरेंस प्रैक्टिस। बहुत सिंपल है, हम इसको संपन्न साधना में कई बार करते हैं। हार्ट ब्रेन कोहेरेंस करते हैं ना, हम चेस्ट पर हाथ ले जाते हैं, है ना, स्लो ब्रीदिंग शुरू करते हैं और पूरा उसको इमेजिन करते हैं। ब्रीदिंग के साथ मेमोरी में बहुत सारी चीजें चलती हैं। हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं जिन्होंने हमारी लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूट किया। हम उन सब लोगों को भी थैंक यू बोलना शुरू करते हैं जो हमारी जिंदगी में ऑलरेडी हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट महसूस करते हैं। दिस इज कॉल्ड हार्ट ब्रेन कोहेरेंस मेडिटेशन। ठीक है, हार्ट ब्रेन कोहेरेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें चाहिए प्लेसिबो के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स को केयर करते हुए, मतलब आप भगवान के साथ एक कनेक्शन महसूस करते हुए, जेन्युइन ग्रैटिट्यूड महसूस करते हुए, जब आप इसको करते हो, मतलब आप ये समझ जाओ कि ऐसा कहा गया कि जब आप हार्ट ब्रेन कोहेरेंस को करते हो, मतलब 5 मिनट की ये प्रैक्टिस, सिर्फ 5 मिनट्स की प्रैक्टिस, आपके कॉर्टिसोल लेवल, जो बेसिकली जो स्ट्रेस हार्मोन कह सकते हो, 23% कम करता है। और जो एक बोला जाता है DHEA, जो हीलिंग हार्मोन होता है, इसको 100% तक बढ़ाता है। इम्यून सेल्स हैं वो बूस्ट होने शुरू हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है सिर्फ 5 मिनट में। सोचो आप, तो यहाँ भी सोचो कि हम किस रास्ते की तरफ हैं, बट इसका सक्सेस ध्यान रखिएगा, ये इट इज नॉट a 1 day journey, it is not a 21 day journey, it is not a 30 day journey। जैसे हमें जीवन में हर सांस के साथ एक बेहतर बनते जाना है, लाइफ में कंसिस्टेंटली अच्छा होना चाहिए। ऐसा तो नहीं मैं चाहता हूँ मेरी बॉडी 21 दिन तक हेल्दी रहे, उसके बाद कुछ भी हो जाए, नहीं ना। ऐसे ही ये एक टूल है, मैकेनिज्म है, जिसके जरिए आप अपनी हीलिंग कैपेसिटी को ऑन रखें। और इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हम सब लोग बहुत बार एक ऐसी आदतों में फंस जाते हैं। मैंने मेडिटेशन का 7 दिन का कोर्स अटेंड किया, अब मुझे अच्छा लग रहा है। ध्यान रखना, जिसके साथ आप 7 दिन का वो मेडिटेशन का कोर्स कर रहे हो ना, वो आखिरी दिन ये जरूर बोलते होंगे कि इसको ना हर रोज प्रैक्टिस जरूर करना, छोड़ना मत इसको। हर रोज बोलते होंगे, हमेशा, गारंटी है ये बात। क्योंकि जो लोग ये करा रहे हैं, कोई भी करा रहा है, उनको भी ये सबसे बड़ा सीक्रेट पता है। ये 5 दिन का नहीं, 5 दिन में आप सिर्फ सीख सकते हो, लेकिन जब आप उसको जीवन में डालोगे तो देखो क्या आएगा फिर आपके पास। इसलिए मैं कहता हूँ संपन्न साधना फॉर लाइफ, संपन्न साधना नॉट फॉर 1 मंथ और 30 डेज, 21 डेज, संपन्न साधना फॉर लाइफ। वो हमारी करियर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारी हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारे रिलेशनशिप के लिए भी इंपॉर्टेंट। और ये आज आप थोड़ा और डीपली इसको समझ गए होंगे कि कैसे इसका इंपैक्ट हो रहा है। टूल नंबर 3, ऑटो सजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट।
अब ये बहुत मतलब आप भी सोचो, आज भी साइंस इस बात को वैलिडेट करता है कि 1920 में ऐसा कहा गया, ठीक है, एक फ्रांस में एक फार्मिस्ट थे, एमील आई डोंट नो हाउ डू वी प्रोनाउंस इट, EMILE, एमील, बड़े जो भी बोलते होंगे। उन्होंने नोटिस किया कि पेशेंट्स जो बिलीव करते थे कि उनकी दवाई उनको ठीक कर देगी, वो ज्यादा ठीक होते थे। सोचो, जो जानबूझकर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस इंटेंशनली कॉन्शियसली रखते थे, अरे तुम दोगे तो ठीक हो ही जाएंगे भाई, इतना विश्वास था उनमें, वो ठीक हो जाते थे। मैं इस बारे में कंसिस्टेंटली बात करता हूं, ठीक है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि सर मेरा एग्जाम है, प्लीज मुझे ऑल द बेस्ट बोल दो, सर बच्चे का एग्जाम है, आप ऑल द बेस्ट बोल दो, बर्थडे विश कर दो। और मैं सब लोगों को बोलता हूं, भाई वो मैजिक है, वो बेसिकली यू आर कंसीडरिंग मी एज अ प्लेसिबो, यू आर जस्ट, इट इज जस्ट अ बिलीफ कि मैं आपको विश कर दूंगा, मैं आपको बोल दूंगा कि यार एवरीथिंग विल बी फाइन, तो आपको लगता है फील, और वो फील हो जाता है। एक्चुअली ये आपके अंदर की तो एनर्जी है। फिर जो हम बात करते हैं द मैजिक इज इन यू, देयर इज नो नथिंग आउटसाइड। सोचो, एक बाहरी इंसान कोई क्या कर सकता है आपके लिए, लेकिन आपका अगर विश्वास खुद में है, आपका विश्वास अपने भगवान पर, अपने माता पिता पर, तो आप क्या नहीं कर पाओगे यार, क्या नहीं कर सकते। उसके बाद भी आई गेट हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं, आई एम श्योर आप लोगों को भी, मैं सभी मैसेजेस पर मैं आज भी मैसेज करके, रिप्लाई करके मैं बोलता जरूर हूं कि गॉड ब्लेस यू, आई एम श्योर गॉड इज विद यू, सब ऑल द बेस्ट मैं करने की कोशिश करता हूं। क्योंकि मुझे लगता है अगर आपको ये थॉट है कि मेरे से होता है तो होने दो ना यार, चलो करते हैं यार, लेकिन एक्चुअली में ये क्या चल रही है, ये है तो रियलिटी अंदर की। बस मैं बोलता हूं तो आपको लगता है अब तो देखना मैं ठीक हो जाऊं, अब तो देखना मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा, अब तो मेरा सीए क्लियर हो जाएगा। और इसी तरीके से हर रोज किसी का आता है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई सर, आपने मेरे को ऑल द बेस्ट लगा तो मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, आपने मेरे को ये बोल दिया कि मेरा लाइफ पार्टनर के साथ मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, तो हो जाएंगे। अरे यार, ये आपकी इनर पावर है, और आपकी इनर पावर से ज्यादा कुछ स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। कोई बाहरी क्या ही आपकी हेल्प करेगा, आपकी अंदर की एनर्जी है। अब ये बात ध्यान रखना, जब इन डॉक्टर को बोला गया ना कि आपसे दवाइयां लेंगे तो आपसे दवाई ले तो ठीक हो ही जाएंगे, ऐसा वाला, उस मेडिसिन के साथ पता है क्या क्या देते थे। अब ये सुनना बहुत अच्छा है, इन्होंने कहा एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। और उन्होंने अपने पेशेंट्स को बोला ये लाइन हर सुबह उठने के बाद और हर रात को सोने से पहले 20 बार रिपीट करो। बोलकर भी कर सकते हो, मन मन में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि चिल्लाने की, महसूस करना ज्यादा है। एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। हिंदी में करो, इंग्लिश में करो, मराठी में करो, मलयालम में करो, गुजराती में करो, पंजाबी में करो, कैसे भी करो, जैसा आपका मन करे। रोज बोला 20 बार करो। और इस सिंपल प्रैक्टिस से हजारों पेशेंट्स ड्रामेटिकली इंप्रूवमेंट उनकी रिपोर्ट्स में दिखने लगी। और फ्रांस में इसका इतना ज्यादा क्रेज हो गया कि मतलब आप ये सोचो कि उस वक्त पर जो ये फार्मासिस्ट थे, इनका नाम आइंस्टाइन के साथ आने लगा। और 100 साल बाद न्यूरो साइंस ने समझा कि क्यों ये काम करता था। रिपीटिशन ऑफ गुड थॉट्स, ऑल अबाउट दैट। आज भी हम सोचते हैं ना कि यार माता वैष्णो देवी के दर्शन मैं करूंगा तो सब बदल जाएगा। करेक्ट है, क्यों? एक बात मुझे, माता वैष्णो देवी तो अगर आप भगवान को मानते हो, वो तो हर जगह है, भगवान तो हर जगह है ना, मेरे अंदर भी, दीवारों में भी, हर जगह। फिर लेकिन वहां जाके क्या होता है? बिलीफ है हमारा। मैं अमृतसर जाऊंगा तो ये होगा, मैं सिद्धि विनायक जाऊंगा तो ये होगा, मैं शिरडी जाऊंगा तो मेरे को ये होगा, है ना, मैं इस मॉस्क जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पर ये मिलने वाला है, मैं इस चर्च में बैठूंगा तो मेरे साथ ये हो जाए। अरे ये सब बिलीफ है। और मैं बताऊं एक बात बोलूं, ये वहम तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, कुछ बिलीफ अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं, काम कर रहे हैं ना, करने चाहिए। इन सबको पालो, इन सबको रखो, क्योंकि एक अल्टीमेटली देखो एक एनर्जी तो क्रिएट हो ही जाती है ना जब सब लोग मानते हैं कि चीज को, है ना। लोग बोलते हैं कि भैया बहुत सारे ऐसे मंदिर है जब बोलते हैं कि अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, वहां पर प्रसाद चढ़ा दो, कंसीव हो जाता है। कैसे हो जाता है? कैसे होता है? यही तो होगा। सोचो, बिलीफ हो गया ना। पहले तो लोगों ने एनर्जी बढ़ाई उस जगह की, उस विश्वास, और जो लोग वहां जा रहे हैं और विश्वास आ रहा है, और जो लोगों का हो रहा है और विश्वास बढ़ रहा है। तो सोचो वो एनर्जी है, वो सब, इट इज ऑल इनसाइड। जो हम बात कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, जो हम बिल्ड कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो इन मोमेंट्स को जो भी सजेशन आप देते हो सबकॉन्शियस को, वो बाय डिफॉल्ट वो इंस्टॉल हो रहे हैं। और आप इसको हिंदी वर्जन भी बना लो, हर दिन, हर तरफ से, हर पल मैं बेहतर और बेहतर हो रहा हूं। और भी स्पेसिफिक, मेरी बॉडी हर रोज और स्ट्रांग हो रही है, मेरा मन हर रोज शांत हो रहा है, मेरी एनर्जी हर रोज बढ़ रही है, मैं हर रोज बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं। जैसा मर्जी कर लो, रोज करो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टूल नंबर 4, लैंग्वेज को रीप्रोग्राम करो। एकदम प्रैक्टिकल है, सबसे डिफिकल्ट भी है, क्योंकि आपको रोज अपनी बातचीत के लिए, अपने कन्वर्सेशन के लिए थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। अब याद है आपको वो जो हमने बात की थी अभी नोसिबो में, मुझसे ना स्ट्रेस हैंडल नहीं होता, ठीक है, आज ना मतलब मैं आई एम इन सो मच ऑफ स्ट्रेस, आई नीड टू ईट आइसक्रीम, बिना आइसक्रीम के तो मेरा काम ही नहीं चलेगा आज, ऐसा वाला टाइप्स, ठीक है। मैं हमेशा सर्दियों में मैं बीमार पड़ता हूँ, बारिश में मेरे को जुकाम रहता है, मेरे जब ठंड आती है तो मेरे घुटनों में दर्द बढ़ने लगता है। फैमिली में सुना ना, पुराने दर्द हैं हमारे, तो पुराने दर्द बाहर कब आते हैं? ठंड में बाहर आते हैं। ये यहाँ ध्यान रखना,
ये सब यहाँ पर है। अभी सोचो जिसको पहले चोट लगी तो क्या हर किसी को दर्द होता है सर्दियों में? नहीं, नॉट नेसेसरी। लेकिन कुछ लोगों को हमेशा होता है। हाँ, हमेशा होता है। हमारे पेरेंट्स में उठ के देखो आप कितने लोगों को होता है, हमेशा होता है। इन्हें रिप्लेस करना है आज से। लेकिन यहाँ से एक बात समझना, आप झूठ नहीं बोल सकते हो। अगर आप कहें कि मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, तो जब आपको पता है कि आप नहीं हो तो आपका सबकॉन्शियस को रिजेक्ट करेगा। आप अंदर से बात बोलेगी यार ये सच नहीं है। तो लैंग्वेज को चेंज करो। जैसे कि आपको लगा कि यार मुझे ना बैक में पेन है, आप ये बोलना शुरू करो, मेरी बैक रोज स्ट्रांग हो रही है। अगर आपको स्ट्रेस रहता है, ठीक है, आप ये बोलना शुरू बोलना शुरू करो, मैं हर रोज शांत हो रहा हूँ, हर रोज बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अगर आपको डायबिटीज है, आप बोलो, अभी तक आप बोलते आए थे कि मुझे डायबिटीज है, अब आप अपना बोलना शुरू करो कि मेरी बॉडी शुगर को बैलेंस कर रही है। ठीक है, अब ये पहले ही बोलते थे यार मुझसे होगा या नहीं होगा पता नहीं। आप अपने आप को बोलो मैं हर रोज सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। सोचो, अब ये सोचो ना, आप सिर्फ लैंग्वेज ही तो बदल रहे हो और डायनेमिक बदल जाएगी आपकी। आपका पूरा सबकॉन्शियस हर चीज को भरोसा करने लगेगा, एक एक लेयर। जब आप कोई फिजिकल सेंसेशन फील करते हो, कुछ डिस्कम्फर्ट फील करते हो, उसका नरेशन बदलना शुरू कर दो। जब आप बोलते हो भैया अरे मेरी कमर, इसको चेंज कर दो। जब आप इतना करते रहोगे अरे मेरी कमर, ये और भी कमर करेगा। ठीक है, अब आप इसको चेंज करो। यानी कि ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है जो आप कैरी करो। प्रॉब्लम जेन्युइन है, प्रॉब्लम आप महसूस कर रहे हो, प्रॉब्लम झूठी नहीं है, लेकिन आप अपने आप को बोल रहे हो कि माय बैक इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एवरी डे। मेरी बैक हर रोज और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। बोलते रहो, क्या जा रहा है? मतलब अगर फैमिली में आपके साथ नोसिबो यूज किया जाता है तो ध्यान से बोलो कि जो कि हम लोगों के, हमारे घर में तो सब लोगों को ये इशू रहते ही हैं। आप उन्हें करेक्ट करो यार, ठीक है, उन्हें कनेक्ट करो। और अगर वो करेक्ट नहीं हो रहा तो ज्यादा टाइम वेस्ट भी मत करो। अगर उनकी तरफ से कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट आता है तो उन्हें आप मन में बोलना शुरू करो, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करता, आई डोंट एक्सेप्ट दिस, ये मेरी रियलिटी नहीं है, उनकी रियलिटी। खत्म। कंसिस्टेंटली बोलना शुरू करो। और ये मतलब आप ये समझाओ कि ये सब कुछ बदलेगा, सब कुछ। टूल नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, जो कंटेंट कंज्यूम करते हो, जो म्यूजिक आप सुनते हो, जो न्यूज आप देखते हो, जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप हो, ये सब कॉन्टिन्यूस सजेशन देते हैं आपके सबकॉन्शियस को। नोसिबोस के सजेशंस, प्लेसिबो के सजेशन आपको कंसिस्टेंटली आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी फैमिली में 5 लोग बैठकर रोज रात को बीमारी, प्रॉब्लम, वक्त कितना खराब है, वर्ल्ड वॉर होने वाली है, अगर आप उन चीजों का हिस्सा हो तो आपका घर का एनवायरमेंट और अपनी लाइफ का एनवायरमेंट आप चेक कर लेना, और आपकी बॉडी सुन रही है इस बात। ठीक है, अगर आप ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप पर हो जहां पर इस तरह के ज्ञान की बातें आती है, 40 के बाद क्या प्रॉब्लम आ सकती है, 50 के बाद वो आता है, ये होता है, वो होता है, इन सब का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बाहर आ जाओ, डॉक्टर से पूछो, बात करो, बहुत प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती ही नहीं है, जब पता चलता है कि इस प्रॉब्लम के साथ क्या हो सकता है तो तब हमें नोट होने लगता है, अच्छा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हो। मैंने कुछ दिन पहले बात भी की थी इसके बारे में। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को बैन करो, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट नहीं देखना चाहिए। मैं खुद शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डालता हूँ, मत देखो, क्योंकि जब आप मेरा भी कंटेंट देखोगे तो सिर्फ मेरा कंटेंट नहीं दिखेगा, मेरे जैसे 50 लोगों का दिखेगा। वही ऐसी एल्गोरिथम है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को बैन करो। इसके अलावा फोन में अननेसेसरी ऐप, जो भी ऐप पिछले 1 महीने से ज्यादा से यूज नहीं की है, उसको खत्म करो। आपके पूरे फोन का यूसेज पूरे दिन का 3 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 आवर्स रिस्ट्रिक्ट करो। रात की नींद आपकी मिनिमम 7 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे, इसके बीच में होनी ही चाहिए। ठीक है, ये होनी चाहिए। यहाँ से हीलिंग शुरू हो गया और यहाँ से चीजें अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है, सोने से पहले वो हमने जो बहुत सारी बातें की हैं वो सब चीजें तो ठीक है, सोने से पहले वो स्क्रीन बंद कर लो। और ध्यान रखो कि अगेन वापस से हर चीज तो कंटेंट ही है। क्या कंटेंट आप रिसीव कर रहे हो, क्या सुन रहे हो। हमने तो मतलब अब तो संपन्न साधना म्यूजिक भी है आप लोगों के पास। अच्छा म्यूजिक सुनो, गाने जो सुनते हो अच्छे गाने सुनो, पॉजिटिव गाने सुनो, जो आपको मजा आए। कोई सैड गाना भी सुनते हो, सैड सुनो, मजे वाला सैड सॉन्ग होना चाहिए। बहुत सारे पंजाबी ऐसे सॉन्ग है जो लोग नाचते हैं, वो होते सैड सॉन्ग है। नाचो, मतलब ही नहीं पता है, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है ना, मतलब लिटरली व्हाट यू आर कंज्यूमिंग, बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। देखो, और ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि वी विल बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट अबाउट आवर लाइफ, नॉट नेसेसरी। अगेन ये रिमाइंडर है, ये नोट्स जो मैं आज दे रहे हैं, आज लिख रहे हो आप, प्लीज इंश्योर करो, कीप दिस विद यू फॉर लाइफ एंड इट इज गोइंग टू चेंज लॉट ऑफ थिंग्स। और जो हमने आज सीखा, प्लीज ये घर में सबको बताओ, सबको सिखाओ, जहां पर मिलो, जहां पर बात करो, लोगों तक ये पॉजिटिविटी पहुंचाओ। मौका लगे तो लोगों को बोलो भाई ये सेशन है, प्लीज अटेंड कर। हजारों लाखों लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। दिस इज माई विश, ये मेरी इच्छा है और मैं चाहता हूं कि लोगों की लाइफ बदले इस सेशन के बाद, और बदलेगी। क्योंकि हम बहुत बार वी वर अनअवेयर, हमें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अब आप अवेयर हो, अब वो बदलाव आएगा। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों को इसकी जरूरत है।
हम तक ये पहुंचा है, वी आर लकी। लेकिन क्या मैं इसको एक इंसान के साथ या 2 इंसान के साथ शेयर कर सकता हूं? अगर कर सकते हो तो प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। आज करना जरूर। आई एम श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प। क्या पता उनको मदद करे। ठीक है, तो ये हमने 5 टूल्स डिस्कस किए जिससे आप बेहतर हो सकते हो और एक चीजों को हम बेहतर कर सकते हैं, जिसमें हमने मेंटल रिहर्सल के बारे में बात की, हमने अपनी एक नया इंसान बनने के बारे में बात की, हमने हार्ट ब्रेन कोहेरेंस के बारे में बात की, इसके अलावा हमने लैंग्वेज चेंज करने की बात की, हमने एनवायरनमेंट को चेंज करने की बात की। हमने ये सारी बातें कर ली। अब ये हमें समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ये वो टूल हो सकते हैं जिनसे आप वो बदलाव शुरू कर सकते हो। लेकिन एक ध्यान रखो, ये टूल मैजिक नहीं है। वापस से बोल रहा हूँ, एक दिन मेडिटेशन से नहीं बदलेगा सब कुछ। जीवन का हिस्सा बनना पड़ेगा। ये डेली प्रैक्टिस है, मंथ का कमिटमेंट है। मतलब आप ये सोचिए कि अगर आप ये सोचते हो कि मैं 3 महीने कर लूं, क्या 1 महीना कर लूं, नहीं यार, लाइफ का हिस्सा बनाओ। एंड ध्यान रखो कि आप किस चीज को अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हो जिससे आपको ये लग रहा है कि यार इट इज हेल्पिंग मी। आपको थोड़े दिन में अगर फीलिंग आ रही है कि इट इज हेल्पिंग मी, इट विल हेल्प मी, आप उसको ड्रॉप नहीं करो। और तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं हर रोज बोलता हूँ, मैं हर रोज बोलता रहूंगा, मैं जब तक बोलता रहूंगा तब तक, जब तक हम ये कर रहे हैं। हमें ये इंश्योर करना कि मैं अपने ही जीवन को किस तरह से लीड करना चाहता, और मैं अपने जीवन में 10 दिन अच्छा नहीं फील करना चाहता, 1 महीना या 1 साल नहीं। मैं अपने जीवन में हमेशा मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, हमेशा अच्छी हेल्थ चाहता हूँ, हमेशा अच्छे रिलेशनशिप चाहता हूँ, हमेशा पैसे चाहता हूँ। तो हमें क्या करना है? हम इसी तरीके से चीजों को बेहतर करते रहना है। और ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि आज आप ना, ताकि आप सिर्फ इसको समझो ना, जीवन में इंप्लीमेंट करो। और आप जब इसको इंप्लीमेंट कर लोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये सब कुछ कितना खूबसूरत सा है। इसीलिए हम एक चीज करने वाले हैं बिफोर वी एंड दिस सेशन। सब लोग बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ जाओ। ठीक है, आंखें बंद करो। सब लोग आप बैठो, कमर सीधी, आंखें बंद, मन बिल्कुल शांत। दोनों हाथ आपकी गोद में, पैरों पर, गोद में पैरों पर, हथेली आसमान की तरफ। पूरा ध्यान सांसों पे ले जाना। सांसों को अंदर आते हुए बाहर जाते हुए महसूस कीजिए। अपना राइट हैंड अपने हार्ट पे लेके जाएं। सांसों को महसूस कीजिए। उस मोमेंट को याद कीजिए जब आप बहुत खुश थे। कोई भी लाइफ का ऐसा मोमेंट जब आप बहुत 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 खुश थे। महसूस करें अपनी मुस्कुराहट को। आप अपने आप को शीशे में देख रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है आपके। आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट महसूस कीजिए। आपके बच्चे या घर में जो छोटे हैं, आपके पेरेंट्स के चेहरे पर मुस्कुराहट, पार्टनर, भाई बहन, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट। इन सब की मुस्कुराहट के लिए आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनको थैंक यू बोलिए। अपने आप को वापस से अपने शीशे के सामने ले आइए। मिरर के सामने एक बड़ा सा मिरर है और उस मिरर में अपने फ्यूचर वर्जन को देखिए। मतलब आने वाले 1-5 साल में आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? सक्सेसफुल, रिच, अच्छी हेल्थ, अच्छे रिलेशनशिप, सब कुछ आपके पास। चेहरे पर रौनक, प्यार, मुस्कुराहट, एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, आपके कपड़े। मन मन में रिपीट करें, मैं कंसिस्टेंटली हील हो रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, मैं बेहतर सोच रहा हूँ, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मेरे हर सपने पूरे हो चुके हैं और मैं दिल से अपने भगवान, अपने माता पिता और अपने गुरु को धन्यवाद करता हूँ। अब दोनों हाथों को अच्छे से रब कीजिए। आंखों पे रखिए। चेहरे पर फैलाते हुए एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे आंखें खोलें और मुझे देखें। नाइस। मुस्कुराते हुए हम कितने खूबसूरत लगते हैं सब। और मुस्कुराना देखा जाए तो इतना मुश्किल है नहीं। हर चीज ध्यान रखो, ये सब आप कैसा सोच रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, आपकी रियलिटी पर असर डाल रहा है, आपकी बॉडी पर, आपकी लाइफ पर। अगर मिस्टर राइट के ट्यूमर पिघल सकते हैं, सोल्जर के उनको पेन किलर सलाइन से मिल सकता है, फेक सर्जरी से घुटने ठीक हो सकते हैं, भाई हम तो बहुत सही है, बहुत कुछ सही कर सकते हैं। और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अच्छा महसूस करो। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ना पिछले 19 सालों में मैंने लाखों लोगों से बात की यार। आज भी बहुत आई कीप टॉकिंग, मेनी ऑफ यू, आपके साथ कितने सारे लोगों से 1-on-1 हुआ है हमारा। सम ऑफ यू वी कैन चेक एंड सी ऑन द स्क्रीन, आप में से कुछ लोग डॉक्टर भी हो, मेरे सामने तो IPS सर भी हैं। कितना कुछ कर रहे हो आप अपने जीवन में, और बाद में शायद हो सकता है या वो लोग सेशन देख रहे हो जो MM पर हमारे 1000 करोड़ 1200 करोड़ का बिजनेस बना रहे हो आप लोग, गवर्नमेंट जॉब, IIT, IIMs। और मैंने ना
सभी लोगों के साथ सिमिलर पैटर्न्स ही हैं, मतलब कुछ नहीं बदल रहा है, नथिंग इज डिफरेंट विद एनीबॉडी। और ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि उनके साथ अलग होगा, अरे कुछ अलग नहीं है यार, कुछ अलग नहीं। अगर कुछ अलग होता तो मैं बोलता ना कि ये वाली प्रॉब्लम वाले ये लोग सेशन अटेंड करना, बाकी मत करना, बोलता ना मैं। व्हाई इट इज सेम फॉर एवरीबॉडी? बिकॉज यही रियलिटी है जो हम सबको समझनी है। हमें अब तक नहीं समझ में आई, पहले कोई बात नहीं, अब समझ लेते हैं। और एक बात ध्यान रखना, कुछ ना कुछ ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं पता थी, आज स्ट्रक्चर तरीके से मिली है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि मैंने जो बोला सब कुछ सर के ऊपर से गया, या ओह वाह, हर चीज में वाव तो नहीं निकल रहा होगा, हर चीज में लगा होगा नहीं यार ये तो सुना तो है यार, या आप बोलोगे ये पता तो है मुझे था। करेक्ट, यू आर राइट, करेक्ट है। बट आज रीअफर्म हो रहा है बहुत सारी चीज। अब में से हो सकता है जैसे कुछ चीजें मैंने इसमें जब आज मैंने शेयर की, जब मैंने पहली बार सुनी था आई वाज शॉक्ड। हे भगवान, कुछ आप में से जो डॉक्टर्स हैं उनको बिल्कुल शॉक नहीं लगा होगा, आपको पता होगा हाँ यार आई नो दिस, ये तो ऐसे ही चलता है काम। बट अब हमारी बारी क्या है? अब हमारी ये बारी है कि अब चीजें ठीक करते हैं। अब सवाल पता क्या है? अब सवाल ये है कि अब आप आज से क्या करने वाले हो, ठीक है? अब आप आज के बाद क्या करोगे? तो आपको जो टूल्स मिले, मेंटल रिहर्सल करना है, हार्ट कोहेरेंस करना, मेडिटेट करना, अपनी लैंग्वेज को रीप्रोग्राम करना, एनवायरनमेंट को डिजाइन करना, ये आप आज से तैयार करोगे अपने आप को। ठीक, आपने हो सकता है कुछ दिन बाद भूल जाओगे, बट कोई बात नहीं, हो सकता है एक हफ्ते ही करोगे, कोई बात नहीं, एक हफ्ता तो करो, कुछ तो करते हैं। बट मुझे ये बात यकीन है, मेरे को लगेगा मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी, इतना कुछ जाना, इतने लोगों को इंटरव्यू किया आज तक, इतने लोगों के साथ वन-ऑन किए, आज मेरा सब पूरा हो गया ऐसा लग रहा है मेरे को आज, और ये मेरे अभी भी महसूस कर रहा हूँ। अब बारी आपकी, कल सुबह आप क्या करोगे? ये सेशन जो है ये सीड है, ये बीज दिया गया है। ये सीड पौधा तब बनेगा जब आप इसमें हर रोज पानी डालोगे। और मैं नहीं कह रहा बहुत बड़े बड़े चेंज आएंगे, नहीं आएंगे यार, इतनी खराब आदतें हमारी, हमने बहुत दिनों से बिगाड़ा है अपने आप को, ऐसा तो नहीं। तो रातों रात तो नहीं बदलूंगा मैं, थोड़ा बदलते हैं ना, धीरे धीरे आगे भी बदलेंगे। सो रोज सुबह उठते ही नींद खुलने से पहले 5 मिनट सोचना अपने बारे में, नॉस्टल चेक करना, स्वर विज्ञान से नॉस्टल चेक करना, वही कदम जमीन पे रखना, ध्यान करना। जितने लोगों को ये कुछ बातें नहीं समझ में आ रही, आप साधना में समझोगे आप ये डिटेल में। लैंग्वेज को चेंज करो, चेंज योर लैंग्वेज। आप अपने आप से क्या बात करो, किस तरह की हो रही है बातें। रात को सोने से पहले संध्या शुद्धि करके सोना। संध्या शुद्धि क्या है? संपन्न साधना में एक वीडियो दी जाती है, आपको रोज सुनते हुए सोना है उसको। और ध्यान रखना, आप अपनी बायोलॉजी के बिल्कुल भी गुलाम नहीं हो, आप अपनी जेनेटिक्स के बिल्कुल भी गुलाम नहीं हो, आप अपनी डायग्नोसिस के रिजल्ट रिपोर्ट्स ने क्या बोला बिल्कुल भी गुलाम नहीं हो, आप कभी भी बदल सकते हो। सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि आप एक कॉन्शियस क्रिएटर हो। आपकी हर सांस एक क्रिएशन बन सकती है, आपकी हर सोच एक, या तो वो मेडिसिन हो सकती है या पॉइजन, मेडिसिन बनानी है। आप हर रोज लिख रहे हो कि क्या महसूस करोगे, क्या आपकी बॉडी में होने वाला है। और मैं दिल से बात बोल रहा हूँ, मैं यही प्रे करता हूँ कि भगवान आपको वो सब कुछ दे आप जो चाहते हो। बट भगवान बहुत बार वो देता है आपको जो आप डिजर्व करते हो। यू डू नॉट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू डिजर्व। ठीक है, तो कई बार भगवान टेस्ट करता है ना, तो डिजर्विंग देखता है भगवान बोलता है कुछ तो कर यार, मैं दूंगा ना तेरे को, मैं तेरे से ही नहीं बोल रहा, तेरे को 100 दूंगा मैं, तो एक तो कर। वो बराबर बदलाव नहीं चाहते, बट वो चाहते हैं बदले में कुछ, तो आप एक तो दो, आज स्टेप बढ़ाओ इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। वो जर्नी में चेंज लाने की कोशिश करते हैं। याद है मैंने जब सेशन को शुरू किया तो मैंने यही सोच के साथ किया था कि आज जो मैं शेयर करने वाला हूँ ये जीवन को बदलेगा। और मुझे पता है ये इंटेंशन क्लियर है, जब भी हम कोई सेशन करने की कोशिश कर रहे हैं ये सब इस इंटेंशन से किए जा रहे हैं कि लोगों का जीवन बदले। और मुझे यकीन है इस बात का, हम सब लोग मिलकर इसे बदल सकते हैं। अगर पॉसिबल हो शेयर दिस विद पीपल, लोगों के साथ इसको शेयर करना, तो लोगों को बोलना ये सेशन अटेंड जरूर करें, लोगों को बोलना संपन्न साधना का हिस्सा बन सकते हो तो बनो, एंड चेंज योर लाइफ। सो थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड आई जस्ट होप कि ये जो हमने आज डिस्कस किया दिस मेड सम सेंस टू यू, और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा आपको। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू, लुकिंग फॉरवर्ड हम सब लोग अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैनिफेस्ट करें जो हम हमेशा से चाहते हैं, एंड आई एम श्योर अबाउट इट वो सब होगा। तो थैंक यू।